दोस्तों स्वागत है अधिकारी जीएस में। तो हमने दयाजीएस का टेस्ट देखा था, उसमें 9 तक टेस्ट था, तो जिसमें 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 हमने देखा था। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई, इसको आप देख सकते हैं और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम देखेंगे जीएस वर्ल्ड का आरओ का टेस्ट देखेंगे इसमें। तो इसमें बढ़िया चीज़ ये है कि इसमें इंडियन हिस्ट्री का 140 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन रहते हैं, तो काफ़ी बढ़िया रहता है। तो इसको रिवीजन करने में आपको बहुत आसानी रहती है। तो इसको हम आज देखेंगे और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर अन्य वीडियो भी देखना चाहते हैं मेरी, जिसमें इंडियन पॉलिटी है, तो इंडियन पॉलिटी नाम से प्लेलिस्ट है, उसको आप देख सकते हैं। उसके अलावा यूपी स्पेशल का भी हमारे पे मैराथन क्लास पड़ी हुई है, ज्योग्राफी की पड़ी हुई है। ठीक है, बिहार स्पेशल की पड़ी हुई, बिहार की अगर तैयारी करते हैं तो बिहार के लिए भी हमने पढ़ा कर रखा है, कुछ सब्जेक्ट पढ़ा कर रखा है और धीरे धीरे इसकी वीडियो आएंगी। ठीक है, तो और भी अगर आप देखना चाहते होंगे तो मेरे प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर लीजिएगा, तो उसमें आपको बढ़िया जितने भी होंगे, जो सब्जेक्ट हमने पढ़ाया उसको आपको मिल जाएगा। और नया जो है सब्जेक्ट जो बाकी हैं उनको भी धीरे धीरे अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे इंडियन हिस्ट्री, जीएस वर्ल्ड का पहला टेस्ट है। ठीक है, तो 140 क्वेश्चन होंगे इसमें, तो हिस्ट्री के टोटल हिस्ट्री के ही होंगे। तो उसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख पूछ रहा है, किस में मिलता है। तो एकोत्तरागम है, खुद का निकाय है, मध्यम निकाय है, संयुक्त निकाय है। तो एकोत्तर निकाय में मिलता है, अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ठीक है, सबसे पहला मिला था अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, अंगुत्तर निकाय का नाम ही एकोत्तरागमन है। ठीक है, एकोत्तरागम है। ठीक है, एकोत्तरागम लिखा है, एकोत्तरागम ही अंगुत्तर निकाय है, तो ये इसका आंसर सही है। ठीक है, तो इसमें ही 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक, और जो इसी में लिखा हुआ है अंगुत्तर निकाय में ही लिखा है कि जब कोई भी व्यक्ति संघ में प्रवेश कर जाता है, मतलब ये बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है ये, तो इसी में लिखा है कि जब कोई व्यक्ति संघ को ज्वाइन करता है, उसमें प्रवेश कर जाता है, तो वो जो है वर्ण विहीन हो जाता है, उसकी कोई जाति या कोई धर्म नहीं रह जाता। ठीक है, वर्ण विहीन हो जाता है, कोई जाति नहीं रहती। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि सारनाथ के सिंह शीर्ष के संबंध में निम्न कथन विचार करना है। तो सारनाथ का जो सिंह शीर्ष स्तंभ है, उसके शीर्ष के बारे में पूछ रहा है। तो पहला है इसे मध्यकाल में खोजा गया था। ठीक है, दूसरा है सिंह स्तंभ शीर्ष में उत्कीर्ण किया गया पहिया धर्म चक्र है। तो इसमें कौन सा सही है बताना है। तो पहला इसे मध्यकाल में खोजा गया था, तो पहला इसका गलत है कि ये मध्यकाल में नहीं खोजा गया था, इससे पहले इसको खोज लिया गया था, मध्यकाल से पहले ही। ठीक है, तो पहला इसका सही नहीं है। दूसरा जो है कि सिंह स्तंभ शीर्ष में उत्कीर्ण जो पहिया है वो धर्म चक्र है। तो ठीक है, मौर्य काल में बना था ये, मौर्योगीन मूर्ति कला के उत्तम उदाहरणों में से एक है ये। ठीक है, तो इसमें जो पहिया लगा है वो उस समय के अशोक ने बनवाया था, और यह प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन का जिसे पहला उपदेश दिया था उन्होंने, उसी के बारे में बताया गया है इसमें। उसी का सिंबल है ये जो पहिया है। तो ठीक बोल रहा है ये। ठीक है, तो केवल 2 सही है, इसका सी आंसर सही है, केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और बताना है कैसे क्या चल रहा है। तो लेखक दिया हुआ है और उसकी पुस्तकें दी गई हैं। ठीक है, तो लेखक और उसकी पुस्तकों का अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो, तो मेरे ही चैनल पे प्लेलिस्ट में इसका दिया हुआ है, वीडियो हमने अपलोड किया है। तो वो उसमें जो है प्राचीन है, मध्य है और आधुनिक है, उसमें एक ही जगह पे सारा बुकों का नाम दे दिया गया था। आप उसको पढ़ लेंगे तो ये सारे आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं।
ठीक है, थोड़ी पुरानी वीडियो है, मतलब पुरानी कहने का मतलब ये है कि लगभग 3-4 महीने हो गए होंगे, 5 महीने, ठीक। तो 5 महीने के आसपास हुआ होगा। तो लेखक दिया है वात्स्यायन है। वात्स्यायन क्या लिखे हैं, बिल्हण ने क्या लिखा है, जयदेव ने क्या लिखा है और भर्तृहरि ने क्या लिखा है, भर्तृहरि ने। तो वात्स्यायन क्या लिखे हैं, तो कामसूत्र लिखे हैं वात्स्यायन, ठीक है, 2 हो गया। जयदेव ने क्या लिखा है, जयदेव 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 ने क्या लिखा था, आप बताइए थोड़ा सा। गीत गोविंद लिखा है कि चौर पंचाशिका लिखा है, तो गीत गोविंद लिखा है इन्होंने, ठीक है। जयदेव ने गीत गोविंद लिखा है, 3 हो गया। बिल्हण ने क्या लिखा है, तो बिल्हण ने चौर पंचाशिका लिखा है, 1 हो गया। और भर्तृहरि ने नीति शतक लिखा है, ठीक, 4 हो गया। तो 2 1 3 4 इसका 2 1 3 4 इसका सही आंसर है, 2 1 3 4, ठीक है। डी आंसर सही है इसका। तो याद रखिएगा ये जयदेव का इंपॉर्टेंट है, बिल्हण भी कभी कभी पूछता है, तो जयदेव का गीत गोविंद है, ठीक है। बिल्हण का क्या है, तो चौर पंचाशिका है, ठीक है। अगला चौथे नंबर क्वेश्चन है, शहर दिया हुआ है और युग दिया है, बताना है। तो कोट दीजी जो है, तो सही की पहचान करने कौन कौन से युग में सही है। तो कोट दीजी आरंभिक हड़प्पा कालीन युग का, कालीबंगा है परिपक्व हड़प्पा, और लोथल जो है उत्तर हड़प्पा, ठीक है। तो कौन सा सही है इसमें, तो कोट दीजी जो है आरंभिक हड़प्पा युग की है, ये ठीक है। परिपक्व हड़प्पा युगीन जो था उसमें कालीबंगा उसमें आता है, और लोथल जो है उत्तर हड़प्पा का है, ठीक है। तो आरंभिक हड़प्पन युग में क्या था, तो आरंभिक जो हड़प्पन युग था उसमें मैदानी क्षेत्र में लोग गाँव में रहते थे शुरुआत में, ठीक है। फिर उसके बाद सिंध में नगरों का विकास धीरे धीरे हुआ इसी काल में, और ग्रामीण जीवन का स्थान ले लिया नगरीय जीवन ने। तो वो आरंभिक जो हड़प्पा युगीन साक्ष्य इसमें से मिले हैं कोट दीजी में। परिपक्व वाले में क्या हुआ है कि इसमें शहर उभर कर आ गए थे, और कालीबंगा के उत्खनन में यही इसमें मिलता है कि व्यापार नगर योजना और शहरी विशेषताओं से युक्त था ये। और उत्तर हड़प्पा युग में सिंधु घाटी का जो पतन शुरू हुआ था, तो लोथल के लिए उत्खनन में ये प्राप्त हुआ है। तो तीनों ही इसके सत्य हैं, इसका सी आंसर सही है, तीनों ही कथन सत्य हैं, ठीक। अगला 5वां है, पुराणों में किस वंश के शासकों को आंध्र भृत्य कहा गया है। तो आंध्र भृत्य किसे कहा गया है, सातवाहन है, मौर्य, कुषाण है, गुप्त है, तो सातवाहनों को कहा गया है, ठीक है। आंध्र भृत्य कहा गया सातवाहनों को। तो सातवाहनों के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि ये लोग अपनी माता का नाम अपने नाम में लगा जोड़ते थे। दूसरी बात ये है कि ये शीशे का सिक्का भी इन्होंने चलाया था, ठीक है। 6वां है, निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित कथन में विचार करना है। पहला है, आहत सिक्कों को ही साहित्य में कारसापण, पुराण, धरण, सतनाम कहा गया है। तो आहत सिक्कों को ही साहित्य में सब कहा गया है, ठीक है। तो ये बात सही है। और हमसे क्या पूछा है, कूट की सहायता से सही चुनना है। सर्वप्रथम, दूसरा है, सर्वप्रथम सिक्कों का पर लेख लिखवाने का कार्य हिंद यवन शासकों ने किया था। तो हिंद यवन शासकों में सर्वप्रथम ये बात की थी, ये भी एक सही बात है। तो दूसरा भी सही है, तो हिंद यवन शासक और इन्होंने किया था। तो दोनों ही कथन इसमें सत्य है, सी आंसर सही है। तो आहत सिक्कों को ही साहित्य में करसापण, पुराण, धरण, सतनाम कहा गया है, तो ठीक है, दोनों ही कथन इसमें सत्य है, ठीक है। हिंद यवन की प्रेरणा से भारत में लेखायुक्त मुद्राओं के प्रचलन की परंपरा विकसित हुई, और सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य हिंद यवन शासक ने किया था, ये बात भी याद रखिएगा। पाणिनि ने जो करपाषण है, करपाषण ये जो लिखा है, वो पाणिनि ने करपाषण एवं पर्ण दोनों नाम का उल्लेख किया है। इससे पता चलता है कि साहित्यों में जो है आहत सिक्कों का नाम ही करपाषण और पुराण सतनाम था, ठीक। 7वें नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर को 12 वर्षों की कठोर तपस्या का तथा साधना के पश्चात किस नदी के तट पर पूर्ण कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। तो वितस्ता है, पलासिनी है, फल्गु नदी है, या ऋजुपालिका नदी है। तो वो ऋजुपालिका नदी है, डी आंसर सही है इसका, ऋजुपालिका नदी, ठीक। तो ऋजुपालिका नदी के तट पर उनको प्राप्ति हुई थी, साल वृक्ष के नीचे,
कैवल्य मतलब पूर्ण ज्ञान होता है। 8वां है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आरंभिक इस स्तूप कला के बारे में बताना है क्या सत्य है। पहला है, इसमें केवल बुद्ध के प्रतीकों का उपयोग किया गया है। तो आरंभिक स्तूप कला में केवल बुद्ध के प्रतीकों का उपयोग किया गया था, ये बात जो है सही है। आरंभ में सिर्फ बुद्ध को ही, इसमें कोई मिलावट नहीं थी ज़्यादा, तो इसमें बुद्ध के प्रतीकों का ही यूज किया गया था। दूसरा है, विवरणात्मक कथाएं एवं इसका मुख्य भाग थी। तो विवरणात्मक कथाएं इसका मुख्य भाग नहीं थी, ठीक है। तो बौद्ध युग के जो आरंभिक चरण थे में बुद्ध को प्रतीकात्मक रूप से पद चिन्हों, स्तूपों, कमल, सिंहासन, चक्र इत्यादि के माध्यम से ही चित्रित किया जाता था। यह इस बात का संकेत करता है कि या तो सामान्य पूजा या सम्मान प्रदान करने के, या कभी कभी उनके जीवन के ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण करने के लिए ऐसा किया जाता था, ठीक है। तो इसमें शुरुआत में ऐसे ही किया गया था। तो पहला वाला तो ऑप्शन सही है, ठीक है। विवरणात्मक कथाएं इनका मुख्य भाग नहीं थी, चित्रात्मक कथाएं इनका मुख्य भाग थी, चित्र की परंपरा थी। तो डी गलत हो गया, विवरण नहीं देता, चित्र बनाया जाता था। तो केवल एक सही है, सी आंसर सही है। और 9वां है, भारत में प्रारंभिक ताम्र पाषाण संस्कृति जो आहार या बनास संस्कृति की खोज किस क्षेत्र में हुई थी? तो आहार और बनास जो है उनकी खोज जो है ये किस क्षेत्र में हुई है पूछ रहा है। तो कांगड़ा में हुई है, मेवाड़ में, ग्वालियर में, बुंदेलखंड में। तो आहार या बनास जो ताम्रकालीन संस्कृति थी उनका खोज जो है मेवाड़ क्षेत्र में हुई थी, बी आंसर सही है, ठीक है। तो आहार जो थी, ये जो थी आहार प्रौद्योगिकी मुख्यतः तांबे पर आधारित थी, याद रखिएगा। तांबा यहाँ पे बनाया जाता था यहाँ पे आहार में। और इसी के जो उत्तर पूर्व में राजस्थान में ही गणेश्वर पूछा, यूपीएससी पूछा था गणेश्वर कहाँ है? तो गणेश्वर जो है वो राजस्थान में है, जो कि आहार से नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, उत्तर पूर्व में है। आहार जोधपुर संस्कृति से अलग है ये गणेश्वर। तो गणेश्वर में क्या था, तांबे के खाने ने तांबा के हथियार, तांबा के बर्तन और तांबा को बनाने का यहाँ पे भट्ठियाँ मिली हैं। तो तांबा के लिए प्रसिद्ध था गणेश्वर, तो इसको भी पूछा था, तो याद रखिएगा। तो भारत में प्रारंभिक ताम्र पाषाण संस्कृति आहार और बनास जो है मेवाड़ क्षेत्र में है, याद रखिएगा इसको। बनास नदी है, उसी के आसपास ये उदयपुर के पास बना था ये सब, ये संस्कृति डेवलप हुई थी, याद रखिएगा। आहार और बनास तो इम्पोर्टेंट है, ये कभी कभी पूछता है, यूपीएससी में पूछा था। 10वें नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें पहला है कि अथर्ववेद जो है में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी राजा के रूप में किया गया है। दूसरा है, वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाते थे। तो ठीक है दूसरा, ठीक है। तो 10वें का दूसरा वाला ठीक है, बी इसका आंसर सही है। पहला इसका गड़बड़ है, क्योंकि अथर्ववेद नहीं, ये ऋग्वेद में कहा गया था इनको। ऋग्वेद में कहा गया था कि इंद्र सबसे प्रतापी राजा थे, राजा के रूप में जाना जाता था उनको, प्रतापी राजा या प्रतापी देवता के रूप में। वहीं वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले को अध्यापक को उपाध्याय कहते थे, तो ये भी ठीक है। तो बी आंसर सही है, पहला वाला गलत है, ठीक। अगला है, निम्नलिखित युग में कौन सा सुमेलित है बताना है हमको। सुमेलित कौन सा, सही सुमेलित बताना है। तो अंग की राजधानी जो थी चंपा थी, कौशल का अहिछत्र था, वत्स का कौशाम्बी था। तो बताना है कौन सा सही है। तो अंग का चंपा थी, ये तो ठीक है। जो कौशल था अहिछत्र नहीं थी इसकी, ठीक है। कौशल महाजनपद की जो राजधानी श्रावस्ती थी, ठीक है, श्रावस्ती थी ये। पांचाल की राजधानी जो थी अहिछत्र थी, ठीक है, पांचाल की राजधानी थी पांचाल। तो दूसरा वाला गलत हो गया, तो दूसरा गलत हो गया, इसको काट देंगे। तो इसका बी आंसर सही होता है कि वत्स की कौशाम्बी थी और अंग की चंपा थी। और कभी कभी पूछता है कि दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी, तो कमिल्ल थी, कमिल्ल, ठीक है, दक्षिणी चंपा की राजधानी, दक्षिणी पांचाल की राजधानी, सॉरी। अब अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है इसमें। तो कह रहा है
कि क्षेत्र है और स्थल दिया हुआ है। तो बलूचिस्तान में क्या है, मेहरगढ़ है, महागारा है, सारू तारू है, पिकलीहल है। उत्तर प्रदेश में क्या है, असम में क्या है, आंध्र प्रदेश में क्या है। तो उत्तर प्रदेश में तो मेहरगढ़ है, एक हो गया, 12 बी का पहला हो गया। वो सॉरी, मेहरगढ़ करें, मेहरगढ़ तो बलूचिस्तान में है भाई। उत्तर प्रदेश में क्या है, तो उत्तर प्रदेश में महागारा है, दूसरा ठीक है इसका। बलूचिस्तान जो है उसमें मेहरगढ़ है, पहला हो गया। और असम में जो है सारू तारू है असम में। और आंध्र प्रदेश में पिकली हल है, पिकली हल। तो 4 हो गया। तो 1 2 3 4 इसका सही है, इसका ए आंसर सही है, 1 2 3 4 ठीक है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के शासन काल में किया गया था। तो किसका जो निर्माण था विजयनगर शासन में किया गया था, बताना है। तो एकाम्बरनाथ का भी किया गया था, चिदम्बरम किया गया था, भरतराज भी किया गया था। उपरोक्त में सभी का जो निर्माण था वो विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में हुआ है, ठीक है। तो कांचीपुर में स्थित जो भरतराज का मंदिर है, कांचीपुर में है। और जो एकाम्बरनाथ जो है, एकाम्बरनाथ, ये भी कांचीपुरम में ही है, ठीक है। तिरुवन्नलाई में चिदम्बरम है, ठीक है। चिदम्बरम स्थान है, ठीक है। यहाँ पे जो मंदिर का नाम है वो तिरुवन्नमलाई है, तिरुवन्नामलाई, ठीक है। तो इसका सभी सुमेलित हैं, ठीक है। सभी सुमेलित का तीनों ही उसी के शासनकाल विजयनगर शासन के मंदिर हैं। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाणिक स्थल टेक्कल कोटा, प्रमुख नवपाषाणिक जो स्थल है टेक्कल कोटा का संबंध किस राज्य से संबंधित है। तो टेक्कल कोला पूछ रहा है किस राज्य से संबंधित है। कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना है। तो ये कर्नाटक से संबंधित है। टेक्कल कोला एक प्रमुख नवपाषाणिक स्थल है जो कि कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। यहाँ से तांबा की आदिम कुल्हाड़ी जो मिली है, तांबे की आदिम कुल्हाड़ी मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी थी, याद रखिएगा, ठीक है। और यहीं से जो है टेक्कन हली से ही कान की बाली मिली है, कान की बाली, लटकन जिसको कहते हैं, लटकन कहते थे, लटकन, काल की बाली मिली है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हड़प्पा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला है, यह कांस्ययुगीन सभ्यता थी। तो कांसे का प्रयोग किया जाता था, यह कांस्ययुगीन जो थी। तो क्या ऐसा ही है। तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, ये भी ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा है, इसे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है, तो ये भी ठीक है। तीसरा है, यहाँ से वृषभ की आकृति वाली एक मुहर प्राप्त हुई है, तो ये भी ठीक है। तो तीनों ही कथन इससे सही हैं, सही विकल्प चुनना है हमको। तो इसका डी आंसर सही होगा, सॉरी, डी आंसर। 1 2 3 तीनों ही सत्य हैं इसके, डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख हड़प्पाई स्थल सनौली, जो सनौली है वो कहाँ पे स्थित है। सनौली उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश, गुजरात में। तो कहाँ पे है। तो सनौली उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में है, यूपी के बागपत में, ठीक। 17 है, पंडित भीमसेन का संबंध किस घराने से संबंधित था। तो पंडित भीमसेन जोशी जो थे उनका घराना जो था किराना घराना था। आगरा नहीं था, लखनऊ भी नहीं था, ग्वालियर नहीं था, किराना घराना था। सी आंसर सही है। तो किराना घराना इनका, ठीक है। इसमें सबसे प्रसिद्ध किराना घराना का भीमसेन जोशी ही हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन वैदिक सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो वैदिक सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो इस सभ्यता में लोहे का ज्ञान था, तो यही सही नहीं है। वैदिक सभ्यता में लोहे का ज्ञान नहीं था। यह नगरीय एवं व्यवसाय प्रधान की, जहाँ गाय की अपेक्षा वृषभ का ज़्यादा महत्व था। इस काल में लिंग पूजा, मूर्ति पूजा, एक योग के प्रचलन का अभाव दिखाई देता है। तो जो वैदिक सभ्यता थी
इस सभ्यता में लोहे का ज्ञान था, तो हाँ ज्ञान हो गया था लोहे का ज्ञान। ठीक, यह नगरीय एवं व्यवसाय प्रधान थी, नगरीय नहीं थी, ग्रामीण थी। ठीक है, तो बी वाला इसका सही नहीं है, बी वाला वैदिक काल से सही संबंधित नहीं है। ये नगरीय जो थी ये व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, सी वाला ठीक है, लिंग पूजा मूर्ति पूजा का प्रचलन था इसमें। 19वां है, किसने कहा था कि मेसोपोटामिया के साथ लाजवर्द से जुड़ा व्यापार के पतन के कारण सैंधव सभ्यता का पतन हो गया? तो ये किसने कहा था? फेयर सर्विस ने, ए आर साहनी ने, केनेडी ने, सरीन रत्नाकर ने, किसने कहा था? तो ए आर साहनी ने कहा था। ए आर साहनी नहीं, सरीन रत्नाकर। ठीक है, डी आंसर सही है इसका, सरीन रत्नाकर ने ये बात बोली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 19 हो गया, इसका डी, 19वां का डी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि द कॉपर ब्रोंज एज इन इंडिया, भारत में ताम्र कांस्य युगीन पुस्तक किसकी है? तो भारत में ताम्र कांस्य युगीन पुस्तक डीपी अग्रवाल, एके एमके धावलीकर, मैके और अमलानंद घोष, किसकी है बताना है हमको। तो डीपी अग्रवाल की है, ये आंसर इसका सही है। द कॉपर ब्रोंज एज इन इंडिया डीपी अग्रवाल की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि कायथा संस्कृति को सैंधव संस्कृति के समकालीन माना जाता है। तो ठीक है, तो इसके समकालीन थी, ये ठीक बात है। दूसरा है, प्रमुख ताम्रपाषाणिक स्थल गिलुंद से प्रस्तर फलकों के उद्योग के साथ मनकों के निर्माण में पकी ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। तो पूछ रहा उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य पूछा है, सत्य कथन नहीं पूछा है, तो असत्य डी है, इनमें से कोई नहीं, दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, तो कायथा संस्कृति को सैंधव संस्कृति के समकालीन माना जाता है। ठीक है, तो कायथ जो जगह है, कायथा जगह जो है उज्जैन के निकट कालीन नदी के तट पर स्थित थी। ठीक है, कायथा, और कायथा संस्कृति को सैंधव की संस्कृति के समकालीन माना जाता था, तो दिया ही हुआ है। ठीक है, और जो गिलुंद है, गिलुंद राजस्थान में चित्तौड़ जिले के आसपास है। ठीक है, चित्तौड़ जिले में, जो बनास नदी से पहले हमने पढ़े थे, बनास नदी के तट पर स्थित है। और यह एकमात्र ऐसा ताम्रपाषाणिक स्थल है जहाँ पे स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ था। स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री का मतलब है प्रस्तर फलकों के उद्योग, फलकों मतलब ब्लेड का उद्योग के साथ मकानों के निर्माण में पकी ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ये साक्ष्य मिले हैं, पकी ईंटों के साक्ष्य। ठीक है, स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री भी यहाँ पे थी। दोनों ही कथन इसके सत्य हैं, तो असत्य पूछा था, इस वजह से इसका डी आंसर सत्य है। ठीक है, अगला है 22 नंबर का, निम्नलिखित में से किस वेद को स्रोतों के संकलन की संज्ञा दी जाती है? स्रोतों के संकलन की संज्ञा दी जाती है, वो कौन सा है? तो स्रोतों के संकलन की संज्ञा दी गई है, वो सामवेद है, अथर्ववेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है। तो ऋग्वेद को कही गई है, सी आंसर सही है। तो इसमें स्रोत एवं प्रार्थनाएं ऋग्वेद में हैं, और इसमें कुल 10,552 जो है ऋचाएँ भी हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद को कहा गया है, संकलन की संज्ञा दी गई है इसको, स्रोतों के संकलन की। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है कि यहाँ की सबसे प्रमुख विशेषता टेराकोटा के बैल हैं, जिन्हें बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो उनको कहा गया कि बनासियन बुल हैं, बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है। दूसरा है कि यहाँ से तांबे के प्रयोग के साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, परंतु प्रस्तर एवं लघु पाषाण उपकरण नहीं मिलते। तांबे के प्रयोग के यहाँ पे मिले हैं साक्ष्य, और पत्थर एवं लघु पाषाण के उपकरण यहाँ नहीं मिलते हैं। तीसरा है, यहाँ की प्रमुख विशेषता काला लाल मृदभांड है, जिन पर रेखीय और सफ़ेद बूंदे वाली डिजाइन बनाई गई हैं या बने हुए हैं। तो दी गई उपयुक्त विशेषता किस ताम्रपाषाणिक संस्कृति की है? तो मालवा है, आहाड़ या आहार संस्कृति है,
जोरवे संस्कृति है या कायथा संस्कृति है। तो समझ लीजिए ये जो है आहार जो संस्कृति थी इसके बारे में बात हो रही है। बी इसका आंसर सही है। तो आहार नदी के तट पे ये डेवलप हुई थी। आहार या आहार संस्कृति जो है उदयपुर में आहार नदी के तट पे डेवलप हुई थी। तो जिस नदी के तट पे डेवलप होती थी उसी नदी के नाम पे उसका नाम लगभग पड़ जाता था। तो बनास था, आहार था, ये सब नदियों के नाम थे। ठीक है, बी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का कि चरैवती शब्द का उल्लेख मिलता है। तो चरैवती शब्द का कहाँ पे उल्लेख मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में, पंचाविश ब्राह्मण में, इनमें से कोई नहीं। तो ऐतरेय ब्राह्मण में चरैवती शब्द का उल्लेख मिलता है। चरैवती का जो अर्थ होता है बढ़े चलो। ठीक है, चरैवती मतलब बढ़े चलो। ठीक है, तो इनका मिलता है इसमें। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का, कह रहा है कि नदी दिया हुआ है। 25 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, बताना है क्या सही सुमेलित है। तो कूट से बताना है हमको। तो नदी दिया हुआ है, पौराणिक नाम दिया हुआ है। तो झेलम का क्या नाम था? वितिस्ता था, शत्रुघ्नी थी, पुरुषुण्वी थी, क्या थी? सतलज, चिनाब, रावी। तो झेलम का नाम वितिस्ता था, तो एक हो गया। सतलज का नाम सतुद्री था। ठीक है, चिनाब का है पुरुषुण्वी था, और रावी का अस्किनी था। ठीक है, चिनाब का अस्किनी था। ठीक, चिनाब का अस्किनी था, 4 हो गए। चिनाब को अस्किन कहते थे, रावी को पुरुषुण्वी नदी कहते थे। तो पुरुषुण्वी नदी के तट पे युद्ध हुआ था, कौन सा बताइए कमेंट करके। 1 2 4 3 इसका जो है सही है। 1 2 4 3 डी आंसर इसका सही है। ठीक है, 1 2 4 3 सही इसका आंसर है, डी आंसर सही है। तो इससे पुराना नाम भी कभी कभी जब आसान थोड़ा क्वेश्चन पूछा तो पूछ लेता है। तो चिनाब को अस्किन कहते हैं, रावी को पुरुषुण्वी कहते हैं, झेलम को वितिस्ता कहते हैं, सतलुज को शतुद्री कहते हैं। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथन में विचार करना है। तो पहला है विचार करना। तो पहला इसमें है कि बैखानस एक सरकर सामदेव के अन्य नाम है। तो जो बैखानस है, बैखानस एवं जो सारकर सामवेद के अन्य नाम हैं। दूसरा है गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों में सामवेद कहा था। वेदों में सामवेद कहा था। तीसरा, सामवेद की 3 शाखाएं कौथुम संहिता, रणायनी संहिता और जैमिनी संहिता में विभक्त है। तो कौन सा इसमें जो कथन है वो सही है? ठीक है, तो इसको तीनों कथन ही सत्य है। सत्य कथन पूछा, तीनों ही सत्य है। तो सामवेद का संबंध जो है गीत संगीत से है, और साम का जो अर्थ गाना ही होता है। तो बैखानस एवं सारकर साम के अन्य जो है नाम है, और सामवेद की महत्ता की। ठीक है, तीनों ही कथन इसके सही हैं, सी आंसर सत्य है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है हमको बताना है। तो न्याय का गौतम है, ये तो ठीक है। ठीक है, उत्तर मीमांसा को लिखा है कि जैमिनी है। ठीक है, तो न्याय का गौतम ठीक है। उत्तर मीमांसा का बदरायण है। ठीक, बदरायण। दूसरा गड़बड़ है। और जो सांख्य है, सांख्य का इसने बदरायण लिखा है, तो सांख्य कपिल है, कपिल मुनि। ठीक है, तो ये भी गड़बड़ हो गया। वैशेषिक का उलूक है, तो वैशेषिक का कणाद या उलूक है। ठीक है, कणाद भी इसको कहते हैं। तो उसका 2 और 3 गड़बड़ है। 2 और 3 इसका बी आंसर से 2 और 3 जो है सही सुमेलित नहीं है। बाकी न्याय का गौतम है, वैशेषिक का जो है उलूक है, सांख्य का कपिल है, और उत्तर मीमांसा का बदरायण है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पणि व्यापार के साथ साथ मवेशियों की चोरी भी करते थे। जो पणि थे व्यापार के साथ साथ मवेशियों की चोरी भी करते थे, और उन्हें आर्यों का शत्रु माना जाता था।
तो आर्यों का शत्रु माना जाता था इनको, पौणी को। दूसरा है उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्षेत्रों में पशुओं की बलि देने की प्रथा प्रचलन हुआ। तो उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्षेत्र में पशुओं की बलि देने की प्रथा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। तो कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है, ठीक है। तो पौणी लोग व्यापारी होते थे, ठीक है, पहला तो ठीक है। मवेशियों को चोरी भी ये करते थे, जब जो चोरी करते थे मवेशियों की, तो आर्य जो थे मवेशियों को पालते थे, कृषक थे, तो इसलिए आर्यों का शत्रु माना जाता था इनको। दूसरा है उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्षेत्र में पशुओं की बलि का प्रथम जो प्रथा थी उसका प्रचलन हो गया, उत्तर वैदिक काल में हो गया, ठीक है। पहला इसका सही, दोनों ही कथन सत्य हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मंदिर में से कौन से विजयनगर में स्थित है? विजयनगर में स्थित कौन से हैं? तो विट्ठल स्वामी मंदिर तो है, हजारा स्वामी जो मंदिर है, हजारा स्वामी मंदिर ये भी है, तो दोनों ही हैं इसमें, बी आंसर से दोनों, ठीक है। तो दक्षिण भारत में अधिकतर मंदिर में की मरम्मत कृष्णदेव राय ने की थी। उन्होंने विजयनगर में विट्ठल स्वामी और हजारा रामा स्वामी मंदिर उनका नाम था, का निर्माण करवाया था, ठीक है। अगला है कि द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो अजातशत्रु है, सबक मीर है, कालाशोक है, या वसुमित्र हैं। तो किसने की थी सेकेंड बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता थी? तो इसको साबक मीर ने की थी, बी आंसर सही है। तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो 383 ईसा पूर्व हुई थी, कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता साबक मीर ने, सर्वकामनी इनका नाम था, तो ने की थी, साबक मीर या सर्वकामनी। इनमें ही भिक्षुओं में मतभेद बड़े कारण जो था, तो इनमें भिक्षुओं में मतभेद के कारण इसमें दो जो वर्ग थे, अस्थावीर और महासांगिक में विभाजन हो गया, अस्थावीर और महासांगिक। तो जैसे अस्थावीर में थे कि ये परिवर्तन नहीं जाते थे, जैसे हीनायन थे, ये बाद में हीनायन बने और ये महायान बने, ठीक है। अगला 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा जो है महायान शाखा से संबंधित है? तो इसमें साहित्य संस्कृत भाषा में है, जो इसका साहित्य है संस्कृत भाषा में है। मूर्ति पूजा तथा भक्ति में विश्वास नहीं है इनको। इनमें बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में दर्शाया गया है। तो महायान शाखा में हीनयान में जो है ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे और ये बुद्ध को महापुरुष मानते थे, ठीक है। तो 2 और 3 जो है ये महायान के बारे में नहीं है, ये हीनयान के बारे में। तो 2-3 तो कूट के साथ सही उत्तर बताना है, तो 2-3 गलत हैं इसके, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसका केवल एक सही है, ठीक है। 31 नंबर का जो आंसर सी है कि इनमें जो साहित्य थे संस्कृत भाषा में थे महायान के, ठीक है। तो सी इसका आंसर सही है। तो बौद्ध धर्म की 2 प्रमुख शाखाएं हीनयान और महायान थी, ठीक। महायान जो बुद्ध थे वो बुद्ध को देवता मानते थे, ठीक है, याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बौद्ध धर्म के पतन के कारणों से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ? तो बौद्ध धर्म में कर्मकांड का प्रारंभ हो गया, ठीक है, और बौद्ध भिक्षुओं का आम लोगों से जीवन से दूर जाना। तो बौद्ध भिक्षु थे आम लोगों के जीवन से दूर जाने लगे, ठीक है। बौद्ध बिहारों में कुरीतियाँ फैल गई, तो भी ठीक है। तो डी आंसर से ये ऊपर तीनों जो हैं सही हैं उनके पतन के लिए। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन संगीति का आयोजन हुआ था? तो जैन संगीत आयोजन इसमें से किस स्थान पर हुआ था? राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली या बल्लभी? तो बल्लभी गुजरात में हुआ था, ठीक है, डी आंसर सही है, बल्लभी गुजरात। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म से संबंध है इसमें। जैन धर्म से
संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो महावीर स्वामी का पहला शिष्य स्वयं का दामाद ही था। जो उनका पहला शिष्य था तो स्वयं का दामाद था नहीं। महावीर स्वामी को जो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। प्रथम उपदेश उन्होंने राजगीर के निकट बीटू लांचल पहाड़ी पर मेघ कुमार को दिया था, ठीक है। और जमाली इनका जो है प्रथम शिष्य था, जो उनका दामाद भी था। जमाली पहला जो उपदेश दिए थे, ठीक है, पहला उपदेश मेघ कुमार को दिए थे ये, ठीक है। और पहला शिष्य इनका दामाद था ये, तो ठीक है पहला वाला। अगर पूछे से पहला जो उपदेश था किसको दिए थे, तो मेघ कुमार को दिए थे वो। पहला इनका जो शिष्य था वो कौन था, तो जमाली था, ठीक है, जो इनका दामाद भी था। दूसरा, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश संस्कृत भाषा में दिए थे। तो पूछ रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन ये पूछ रहा है, तो असत्य कथन जो है ये संस्कृत भाषा में नहीं दिए थे, यही असत्य है इसमें, ठीक है। तो प्राकृत भाषा में दिए थे, बी आंसर इसका सही है, यही असत्य है। 35 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और बताना है कि कौन सा कूट सही है, ठीक है। कूट बताना है हमको। तो सूची 1 है और सूची 2 दिया हुआ है। तो एंड्रोकोट्स, सैंडोजो कोट्स ब्रिसल, तो जस्टिन एरियन, फिलाकर्स और मुद्रा राक्षस। तो इसमें बताना है कि कौन जो था, कौन सा नाम जो है किससे संबंधित है। तो सैंड्रोकोट्स को जस्टिन का है, ठीक है। एंड्रोकोट्स जो है एरियन का है, तो ये भी ठीक है। सैंड्र जो कोपट्स जो है फिलाकर्स का है, ये भी ठीक है। ब्रिसल जो है मुद्रा राक्षस। तो इसका 1 2 3 4 तीनों ही सही है, सब सही है, डी आंसर सही है। सभी एक दूसरे के सामने वाला ही सुमेलित है इसमें, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में कौन सा असत्य कथन हमको पहचानना है, कौन सा कथन असत्य है। तो पहला है, अशोक के शिलालेख केवल खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में है। तो असत्य कथन पहचाना, तो पहला ही असत्य कथन हम पहचान लिए, यही है, ए आंसर सही है। अगला है शाहबाजगढ़ी शिलालेख, जो अशोक संबंधित है, पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कुष्ठ या जूती हुई, अकृष्ट बिना जूती हुई तथा अस्थल ऊंची भूमि का उल्लेख किया है, तो ये भी ठीक है। तो असत्य कथन जो है इसका एक ही है, इसका ए आंसर सही है, ठीक है। तो इसके जो लिपि थी वो ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अमराइक, 4 लिपियों में इसका मिलता है, 4 लिपि में मिलता है। खरोष्टी, ब्राह्मी, अमराइक और यूनानी, ठीक है। और सभी अभिलेखों की भाषा प्राकृत भाषा है इनकी, ठीक है। और है 37 नंबर का कि भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो कुषाण का वास्तविक संस्थापक कनिष्क है, कुजूल कड़फिसस है, बीम कड़फिसस है, हुविस्क है। तो किसको माना जाता है, तो विम कड़फिसस को माना जाता है, डी आंसर सही है। भारत में सर्वप्रथम जो है कुजूल कड़फिसस ने कुषाण वंश की स्थापना की, लेकिन भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो था विम कड़फिसस था, विम कड़फिसस, ठीक है। संस्थापक पूछता है कुषाण वंश का, तो कुजूल कड़फिसस था, कुजूल कड़फिसस जो था संस्थापक था, ठीक है। अगला है, पूछ रहा है शक राजा जो रुद्रदान प्रथम था, रुद्रदान प्रथम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। बताना है इसमें कि संस्कृत भाषा का संरक्षण किया, तो संस्कृत भाषा का संरक्षण किया था रुद्रदान ने, ठीक है। दूसरा, सुदर्शन झील का निर्माण करता भी था, तो हाँ, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, मतलब कि इसको दोबारा से मेंटेनेंस इसका करवाया था, ठीक है। तीसरा, जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित है, तो जूनागढ़ अभिलेख जो है
गुजरात में जूनागढ़ अभिलेख मिला था। ठीक है, तो जूनागढ़ जो अभिलेख है सबसे लंबा संस्कृत भाषा का अभिलेख है। संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख है जूनागढ़। ठीक है, इसको जारी किया था। सुदर्शन झील का मरम्मत भी करवाया था और जो शक राजा रुद्रदान जो है संस्कृत भाषा का संरक्षण भी किया था। तो तीनों ही कथन इसके सही हैं। ए आंसर सही है। सही विकल्प बताना है तो तीनों ही सत्य हैं। अगला है 39 नंबर का, अधिकारी है और उसका विभाग बताना है हमको। अधिकारी और विभाग है तो महाबलाधिकृत पुलिस विभाग से संबंधित था। तो कह रहे कौन सा सही सुमेलित बताना है। तो महाबलाधिकृत क्या पुलिस विभाग से संबंधित था कि सेनापति था? तो सेनापति था। ठीक है, संधि विग्राहक जो था युद्ध तथा संधियों के बीच से संबंधित था। संधियों के विषयों में से संबंधित है ये संधि विग्राहक। दूसरा तो ठीक है। महाप्रतिहार, जो महाप्रतिहार था वो सेनापति महादंड नायक था, ये गलत है। जो महाप्रतिहार था राजा प्रसाद से संबंधित था, विषयों की देख रेख करता था ये। ठीक है, और दंडपाशिक अधिकारी जो था वो पुलिस विभाग का सर्वोच्च था, दंडपाशित अधिकारी, तो ये भी गलत है। तो केवल इसका दो सही है। बी आंसर सही था कि संधि विग्राहक जो था युद्ध तथा संधियों के विषय वाला व्यक्ति था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 40वां निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से शामिल थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो नवरत्न थे उनमें कौन शामिल था। तो चंद्रगुप्त के बारे में पहले समझ लीजिए। चंद्रगुप्त को ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी। उपाधियों पे भी क्वेश्चन पूछता है। तो विक्रमादित्य, विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि इसने धारण की थी। और इसके नवरत्न थे इनके दरबार में। तो नवरत्न में कालिदास, अमर सिंह, कालिदास और अमर सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो कौन इसमें शामिल था बताना है आपको। ठीक है, तो इसमें कालिदास भी थे, अमर सिंह भी थे। इसके अलावा दो लोग तो हो गए। इसके अलावा जो थे धन्वंतरी थे, छपणक थे, शंकु थे, बेताल भट्ट थे, घटकर्पर थे, बारह सिंह थे, बराह मिहिर थे, बर रुचि जैसे नवरत्न मौजूद थे उनमें। ठीक है, याद रखिएगा। तो सी आंसर सही है। 41वां है, बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी। कुमारगुप्त प्रथम था, कुमारगुप्त द्वितीय था, स्कंदगुप्त था या द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो नालंदा विश्व की स्थापना जो करवाया था कुमारगुप्त ने करवाया था। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था, ये आंसर सही है। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, याद रखिएगा। 42वां है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और तोलकप्पियम एक व्याकरण ग्रंथ है। तो तोलकप्पियम एक व्याकरण ग्रंथ है, ये बात ठीक है। और संगम काल में 3 संगमों का आयोजन पांड्य राज्य में हुआ था, तो ये भी बात सही है। सही विकल्प हमको चयन करना है। तो इसका दोनों ही कथन जो है सही है। बी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि संगम युग में शिल्पाधिकारम क्या था। तो उस समय की भूमि का माप का पैमाना नहीं था, कृषि पर लगाया गया कर भी नहीं था, मुद्रा भी नहीं था, वो महाकाव्य था। डी आंसर सही है। शिल्पाधिकारम जो था वो महाकाव्य था वहाँ का। इसके जो लेखक थे इलंगो अदिगल थे। इलंगो अदिगल, इलंगो अदिगल, इलंगो अदिगल। ठीक है, इलंगो अदिगल जो थे इनके लेखक थे, जो कि जैन थे, जैन धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, इस पुस्तक पर जैन धर्म का प्रभाव दिखता भी है। इसे तमिल साहित्य का रत्न कहा जाता है। बेली उस समय भूमि मापन का पैमाना था। तो अगर भूमि मापन का पैमाना अगर पूछे तो उसको बेली कहते थे, बेली। ठीक है, और उसमें जो भूमि कर थे करोई थे, करोई, पिरय और करय, ये भूमि कर थे वहाँ के। 44 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के
प्राचीन भारत के इतिहासकारों में ने इस प्रकार इतिहास लिखा है जैसे कि दक्षिण का अस्तित्व भी न हो। उपयुक्त कथन किसका था? तो प्राचीन भारत के इतिहासकारों ने इस तरह के से हमारा इतिहास लिखा, ऐसा लगता था कि दक्षिण भारत का अस्तित्व ही नहीं है। तो ये बात किसने कहा है? तो एन सुब्रमण्यम ने, स्मिथ ने, प्रोफेसर आर एस शर्मा ने, नेडियोन ने। तो ये बात किसने कही है? तो स्मिथ ने बोली है। ठीक है, स्मिथ ने बात बोली है। अगला है, महमूद गजनवी के दरबार में अनेक विद्वान थे, उन्हीं में से एक शाहनामा नामक ग्रंथ की रचना। उपरोक्त में से इस शाहनामा का रचयिता कौन है? उतबी हैं, फर्रुखी हैं, अलबरूनी है, फिरदौसी हैं। तो शाहनामा इंपॉर्टेंट है, कई से क्वेश्चन पूछता है आरओ में। तो किसने लिखा है? तो फिरदौसी ने लिखा है। डी आंसर सही है। उतबी नहीं, फर्रुखी नहीं, अलबरूनी नहीं, ये फिरदौसी ने लिखा है। तो महमूद गजनवी के दरबार में उतबी भी रहते थे, फर्रुखी भी रहते थे, अलबरूनी तथा फिरदौसी, ये लोग मेन थे, मुख्य लोग ये थे। इसके अलावा भी अन्य विद्वान रहते थे। ठीक है, और फिरदौसी ने शाहनामा लिखा। अगला है 46 नंबर का। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसने सुल्तान की शक्ति एवं सम्मान में वृद्धि करने के लिए पर्दा प्रथा का त्याग किया। इत्तगीन को रजिया ने बदायूं का अख्तादार नियुक्त किया। इत्तगीन को रजिया ने बदायूं का अख्तादार नियुक्त किया। उसने कूबा और कुलाह नामक वस्त्रों का धारण किया। तो उपयुक्त में से रजिया सुल्तान से संबंधित कार्य हैं। तो कौन से जो कार्य हैं रजिया से संबंधित कार्य हैं? ठीक है, तो इसने सुल्तान की शक्ति एवं सम्मान में वृद्धि के लिए पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया। तो ठीक है। इत्तगीन को उसने बदायूं का अख्तादार किया था, ये भी ठीक है। कूबा और कुलाह नामक वस्त्र का धारण किया था, ये भी ठीक है। तो सभी सही है। डी आंसर सही है इसका। ठीक है, डी वाला सत्य है। दिए गए सभी कार्य रजिया से संबंधित हैं। ठीक। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमीर खुसरो ने खजाइन उल फुतूह में किस सुल्तान के विषय में किस सुल्तान को विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा आदि की उपाधियों से विभूषित किया था? वो किस राजा के बारे में था, बताना है आपको। तो बलबन था, इल्तुतमिश था, मोहम्मद बिन तुगलक था, अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी वो है। डी आंसर सही है। वो विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा इसको कहा जाता है। डी आंसर सही था इसका। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। खुरसान अभियान, कराचील का सैन्य अभियान, दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तो इसमें बताना है कि कौन सा है। तो ये एमबीटी का कार्य है। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, तो उसी का कार्य है ये। तो सबसे पहले क्या किया था इसने? तो सबसे पहले इसने दोआब करों में वृद्धि कर डाली थी। 1325 में दोआब कर में वृद्धि किया था। ठीक है, तो सबसे पहला 3 हो जाएगा 1325। उसके बाद में राजधानी परिवर्तन 1337 में किया था। तो सर 1327 में राजधानी परिवर्तन किया, 1327 में। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 में किया, 1329 में किया। और जो है खुरासीन अभियान जो था, और खुरासान अभियान जो था वो 1330 में किया था इसने। ठीक, और कराचील का सैनिक अभियान जो था 1332 में। ठीक, 1 2, तो 3 4 5 1 2, 3 4 5 1 2, इसका सी आंसर ठीक है। तो ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सब किया था। ठीक है, तो ये पूछता है तो इसको नोट कर लीजिए, तो एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक, क्रोनोलॉजी इसकी पूछता है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का कि हक ए सर्ब क्या था? तो एफएसटी ने लगाया था इसको, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। सिंचाई कर, कृषि विभाग, गल्ला मंडी का प्रधान, गुप्तचर। तो ये सिंचाई कर था। ठीक है, पूरी उपज का 10% इसने लगाया था सिंचाई कर। ठीक है, तो हक ए सर्ब एक सिंचाई कर था, फिरोज शाह तुगलक ने इसको लगाया था।
अगला है हुसैन शाह असरकी को दिल्ली के किस सुल्तान ने पराजित कर जौनपुर से खदेड़ कर वहाँ अपने पुत्र को नियुक्त किया था। तो हुसैन सरकी को दिल्ली के किस सुल्तान ने पराजित करके जौनपुर से खदेड़ दिया था और अपने पुत्र को यहाँ पे नियुक्त किया था, वो कौन था। तो इब्राहिम लोदी था, बहलोल लोदी, मोहम्मद शाह, खिज्र खां। तो कौन था ये। तो बहलोल लोदी था, बी आंसर सही है। बहलोल लोदी ने ऐसा किया था। यह जो था लोदी वंश का संस्थापक था, ठीक है। और इसने जौनपुर पे विजय प्राप्त की और अपने पुत्र को वहाँ पे नियुक्त किया, ठीक है। और हुसैन शाह को वहाँ से दौड़ा दिया, भगा दिया। अगला है 51 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है, सुमेलित है। तो दीन ए मुस्तखरा जो था अलाउद्दीन खिलजी ने इसको लाया था, ठीक है। तो दीन ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी लाया था। दीवान ए कोही फिरोज शाह लाया था। तो दीवान ए कोही फिरोज शाह नहीं, एमबीटी लाया था। मोहम्मद बिन तुगलक लाया था इसको, एमबीटी लाया था, ठीक है। दीवान ए आरी जो था बलबन लाया था। दीवान ए बंदगान जो था फिरोज शाह तुगलक लाया था। दीवान ए बंदगान एफएसटी लाया था इसको, फिरोज शाह तुगलक लाया था। तो ये गलत है, दूसरा वाला। तो 1-3 इसका सही है, डी आंसर सही है, 1-3 इसका। दीवान सही सुमेलित नहीं है बताना है, ठीक है। सही सुमेलित नहीं है बताना है, तो केवल 2 इसका सी आंसर सही है। यही सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, सी वाला। बाकी जो है उसे सुमेलित था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी इमारत का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। तो अलाई दरवाज़ा है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा है और 2.5 दिन का झोपड़ा है। तो इल्तुतमिश ने किसका निर्माण करवाया था। तो निजामुद्दीन औलिया का मकबरा का निर्माण जो था किसने करवाया था। तो इल्तुतमिश ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा था अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में इसको बनवाया था। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली में ही बनाया गया था इसको। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा जो था इल्तुतमिश बनवाया था दिल्ली में। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो बना था अजमेर में बना था, इसको भी ऐबक ने बनवाया था। ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था, ठीक है। तो ये बात थी। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, अब बताना है इसका। तो 53 नंबर क्वेश्चन है इसमें। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, लेखक है और उसकी पुस्तक का नाम बताइए। तो इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है और इसका वीडियो अगर देखना है आपको तो मेरे चैनल पे ही है, मिडल इंडिया के लेखक और उसके पुस्तकें। तो इसको प्लेलिस्ट में इसको देख सकते हैं आप। तो अबुल फजल अलबहरी जो थे, पुस्तक कौन सी लिखे हैं, यहिया बिन अहमद सरहिंदी, इसासी, अली सूफ़ी। तो कौन किसने क्या लिखा है इसको बताना है, ठीक है। तो अबुल फजल अलबहरी जो थे क्या लिखे हैं, तारीख़ मुबारक शाही है, तारीख़ मसूदी जो लिखे हैं दूसरा वाला। तो 1 का 2 हो गया। और याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने क्या लिखा है, तो तारीख़ मुबारक शाही इन्होंने लिखा है, तो 4 हो गया। तारीख़ मुबारक शाही इन्होंने लिखा है। ईसामी जो लिखे हैं फुतूह उल सलातनी लिखे हैं। और अली सूफ़ी जो है चचनामा लिखे हैं। चचनामा अली सूफ़ी द्वारा लिखा गया, याद रखिएगा इसको। 1 हो गया। तो 2 4 3 1, 2 4 3 1 इसका बी आंसर सत्य है। 2 4 3 1 बी आंसर सही है इसका, ठीक है। तो पूछता है तो याद रखिएगा इसको। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला है अशराफ और अचलाफ सल्तनत कालीन समाज में व्याप्त 2 वर्ग थे, अशराफ और अजलाफ। दूसरा, सल्तनत काल में सुल्तान काजियों और मुफ्तियों की सहायता से न्याय का कार्य देखता था और ये दोनों ही पद वंशानुगत थे। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो वंशानुगत थे इसमें क्या भाई। तो ये पहला ठीक है, दूसरा भी इसका सही है। तो इसका दोनों कथन सत्य हैं, सी आंसर सही है इसका, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सल्तनत काल में जो सुल्तान थे काजियों और मुफ्तियों की सहायता से न्याय का कार्य करते थे और ये दोनों ही पद जो थे वंशानुगत थे, ठीक है। तो जो अशरफ वर्ग था, अशरफ वर्ग जो था वो अमीर था
और उसके वंशज और उच्च वर्ग में उलेमा आते थे। ठीक है, उच्च वर्ग में अशरफ वे उलेमा बनते थे, उलेमा। ठीक है, और जो अजलाफ थे ये निम्न वर्गीय भूमिहीन मजदूर थे। शिल्पकार और चर्मकार जो थे वो अजलाफ में आते थे। तो अशरफ जो सुनेंगे आप, अशराफ जो है काफ़ी ये लोग बड़े लोग थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 55 नंबर का कि इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और राज्य दिया है, राजवंश दिया है और उसको कूट से बताना है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। ये भी बरार, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, तो इनके राजवंश कौन कौन से हैं? तो अहमदनगर का निजाम शाही कि कुतुब शाही क्या है? तो अहमदनगर का निजाम शाही है। ठीक है, सी का हो गया तीसरा। और बरार का क्या है? बरार का इमाद शाही जो है बरार का है, एक हो गया। बीजापुर का आदिल शाही है, बीजापुर का आदिल शाही है। गोलकुंडा का जो है कुतुब शाही है, तो 4 हो गया। तो 1 2 3 4 इसका ठीक है, ए आंसर इसका सही है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर का क्वेश्चन। तो इसका पहला ए सही था। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन है कि बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम उस्मानी विधि या रूमी विधि का उपयोग किया था? किस युद्ध में सर्वप्रथम उस्मानी या रूमी विधि का उपयोग किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में, खानवा के, चंदेरी के, घाघरा के। तो किस युद्ध में किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। ये इसका आंसर सही है। ठीक है, तो पानीपत में यूज किया था। पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था, 21 अप्रैल 1526 में। तो इसमें 2 विधियों का यूज किया था उसने। एक को तुलगमा विधि कहते हैं, तुलुगमा विधि, तुलुगमा। इसमें क्या करते थे सब? ये तुलुगमा विधि जो है इसको उज्बेक विधि भी कहते हैं, उज्बेकिस्तान में इसको यूज किया जाता था उसके उस तरफ। तो उसमें क्या था कि अगर यहाँ से सेनाएं सारी खड़ी हैं और इधर सामने की सेना खड़ी हैं, तो ऐसी कुछ सेना की टुकड़ी पीछे से आके इस पर हमला करेगी। ठीक है, पीछे से आके हमला करना इसमें था। और रूमी विधि में तोपची थे, तोप चलाने वाले लोग। तो रूमी विधि में तोप का उपयोग किया जाता था, जिसको उस्मानी विधि भी कहते हैं। तो 2 गाड़ियों के बीच में व्यवस्थित जगह को छोड़कर उसमें तोपों को रखकर चलाने की विधि थी, तो रूमी विधि जो होती थी। तो पानीपत में इसने यूज किया था, इसी वजह से जीत गया था। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त कथन के संदर्भ में बताना है कि किसके संदर्भ में बात हो रही है। तो पहला है, इसने दिल्ली के नज़दीक यमुना नदी के किनारे नए शहर का निर्माण करवाया। इसके साम्राज्य काल में मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा प्रसिद्ध हिंदी कृत पद्मावत लिखी गई। इसने शुद्ध चांदी का, रुपया तथा तांबे का दाम चलवाया। तो कौन था? ठीक है, तो ये शेर शाह सूरी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जैसी इनके समकालीन थे, शेर शाह सूरी थे। बी आंसर सही है। तीनों कथन इसको याद रखिएगा, शेर शाह सूरी के बारे में बात हो रही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है धर्मत का युद्ध पूछता है, कई बार पूछा है इसको। धर्मत का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। धर्मत का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो औरंगजेब और दारा के मध्य हुआ था। शाही सेना और शाह सूजा के मध्य हुआ था। तो ये जब तख्त के लिए युद्ध हो रहा था भाइयों में, उसके औरंगजेब के भाइयों में, तब की ये बात है। तो औरंगजेब और दारा के मध्य में, शाही सेना और शाह सूजा के मध्य में, औरंगजेब और शाही सेना के मध्य में, दारा और शाह सूजा के मध्य में हुआ था। तो किसके मध्य में हुआ था ये? तो शाही सेना और शाह सूजा के मध्य हुआ था धर्मत का युद्ध। ठीक है, सॉरी सर, शाही सेना के बीच नहीं, औरंगजेब और शाही सेना के मध्य हुआ था। ये बी सी वाला इसका आंसर सही है। ठीक है, तो साम्राज्य पर अपनी दावेदारी के लिए औरंगजेब 5 युद्ध लड़े था। ठीक है, और इन 5 युद्ध में से धर्मत का युद्ध भी एक था। ठीक, तो सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर का है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन कह रहा है इसमें कि उन्होंने मुगल सम्राट की पूर्ण आंतरिक तथा बाह्य संप्रभुता थी। मुगल सम्राट की पूर्ण आंतरिक तथा बाह्य संप्रभुता थी। आर कह रहा है कि उन्होंने खलीफा जैसे किसी भी बाहरी ताकत को अपना स्वामी मानने से इनकार कर दिया था। तो कौन सा सही है इसमें? तो पहला ठीक है, मुगल सम्राट की पूर्ण जो आंतरिक संप्रभुता थी, ठीक है, ये उन्होंने खलीफा जैसी किसी भी बाहरी ताकत को अपना स्वामी मानने से इनकार कर दिया था, ये भी ठीक है। दोनों कथन सत्य है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है, ये आंसर इसका सही है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 60 नंबर का, भीमबेटका गुफाओं के बारे में बताना है। भीमबेटका गुफाएं निम्न पाषाण युग, मध्य पाषाण युग से लेकर ताम्र पाषाण युग तक की मानव विकास की निरंतरता को दर्शाती हैं। क्यों दर्शाती हैं, क्या है इसमें? तो बुद्ध की सबसे बड़ी कांस्य मूर्ति के कारण, एक चट्टान के विशाल मंदिरों के कारण, सभी युगों के उपकरणों और औजारों के उपयोग के साक्ष्य के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही है? तो इसका सी वाला सही है कि सभी युगों के उपकरणों और औजारों के उपयोग के साक्ष्य के कारण जो है ये गुफाएं जो हैं ये पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल युग तक के मानव विकास की जो निरंतरता है उसको दर्शाते हैं। सी आंसर इसका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 61 नंबर का, कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा बनाता है? तो पूर्वी सीमा आलमगीरपुर बनाता है। ठीक है, आलमगीरपुर 61वां का जो 61 है तो इसको आलमगीरपुर जो है वो बनाता है। ये बी आंसर सही है इसका। अगला है उत्तर प्रदेश अगला है कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित निम्नलिखित में से किस एक महाजनपद का संबंध वर्तमान में मथुरा क्षेत्र से है? छेदी है, वत्स है, सुरसेन है और कौशल है। तो सुरसेन था। ठीक है, 62वें का जो है सी सही है, सुरसेन। तो चेदी महाजनपद पौराणिक 16 महाजनपदों में से एक था। चेदी जो था वो ये इसको क्या कहते थे, बुंदेलखंड का क्षेत्र था ये चेदी, बुंदेलखंड का दक्षिणी भाग इसमें, जिसमें जबलपुर आता है। ठीक है, तो वो था। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म को सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला लखनऊ अधिवेशन रमेश चंद्र दत्त, इलाहाबाद अधिवेशन मोतीलाल नेहरू, कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू, मेरठ अधिवेशन आचार्य JB कृपलानी। तो इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है बताना है आपको, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो इलाहाबाद अधिवेशन, तो रमेश चंद्र दत्त जो थे ये 1899 में जो हुआ था अधिवेशन लखनऊ में। ठीक है, तो रमेश चंद्र दत्त इसके अध्यक्ष थे। 20वां अधिवेशन जो 1916 में हुआ था लखनऊ में, उसमें अंबिका चरण मजूमदार थे। ठीक है, तो पहला तो ठीक है, इसमें लखनऊ अधिवेशन में रमेश चंद्र दत्त थे। इलाहाबाद अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू कभी नहीं हुए। तो इलाहाबाद अधिवेशन जो 1888 में हुआ था उसमें जॉर्ज यूले अध्यक्ष थे। 1892 में जो हुआ तो इलाहाबाद में तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष हुए थे। और 36वां जो हुआ था 1910 में तो विलियम बेडरबन इसमें अध्यक्षता किए थे। तो बी वाला इसका जो आंसर है ये गलत है। ठीक है, ए ठीक है, सी भी सही है और डी भी सही है, इसका बी वाला आंसर गड़बड़ है। मोतीलाल नेहरू ने कभी अध्यक्षता नहीं की इलाहाबाद में। तो बी आंसर इसका सही है, यही सही सुमेलित नहीं है। अगला है, ये छोटा क्वेश्चन दिख रहा है मगर ये बहुत ताकतवर क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं हो पाते, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देने में भलाई है। अब लखनऊ में भी 4-5-6 अधिवेशन हुए, 4 अधिवेशन हुए, इलाहाबाद में कई अधिवेशन हुए। तो इसमें अब किसको किसको आप मिलाएंगे? सबके बारे में आप अध्यक्ष जानते हो तब आप कर सकते हैं। ठीक है, 64वां है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान एका आंदोलन में शामिल नहीं था? तो एका आंदोलन 1921 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो बाराबंकी, हरदोई, बरेली, बहराइच। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो जो आसपास के क्षेत्र होंगे जहाँ पे ये हुआ था, बाराबंकी के आसपास, तो उधर तो होगा ही। ठीक है, तो इसमें बाराबंकी, हरदोई और बहराइच शामिल थे, बरेली इसमें शामिल नहीं था। सी इसका आंसर सही है, बरेली इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है 1801 ईस्वी में अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने बेलेजली के साथ सहायक संधि स्वीकार की थी? तो 1801 में जो सहायक संधि थी बेलेजली की, उसमें जो थे अवध का कौन सा नवाब ने इसको स्वीकार किया था? तो गाजी उद्दीन हैदर अली खान नहीं था, अशफाक उदौला भी नहीं था, ये सआदत अली खान था। ठीक है, डी आंसर सही है। सआदत अली खान के कार्यकाल में 1798 से लेके 1819 के बीच में
1801 में सादात अली खान ने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, और सहायक संधि स्वीकार की और इलाहाबाद का क्षेत्र भी अंग्रेजों को प्रदान कर दिया। ठीक, अगला है उत्तर प्रदेश के किस एक अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग का पुनर्मिलन हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में एक अधिवेशन हुआ, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो इसी में ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जो हुआ मिलन हुआ था। सी आंसर सही है इसका। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक जौनपुर में वास्तुकला की शर्की शैली का उल्लेखनीय उदाहरण है? तो अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद, लाल दरवाज़ा, उपरोक्त में सभी। तो उपरोक्त में सभी ही इसका जो है उदाहरण है। ठीक है, तो अटाला मस्जिद भी उदाहरण है शर्की कला का, जामा मस्जिद और लाल दरवाज़ा मस्जिद भी उदाहरण है। डी आंसर इसका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मेरठ षड्यंत्र केस में फंसे कैदियों को बचाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक वकील ने पैरवी नहीं की थी? तो पैरवी नहीं की थी वो कौन सा वकील था भाई? तो जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू, एम.जी. छागला। तो कौन नहीं था इसमें? तो मोतीलाल नेहरू ने नहीं की थी। बी आंसर सही है। मेरठ षड्यंत्र केस जो हुआ था 1929 में हुआ था यार। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू ने वकील के रूप में नहीं अपितु राजनीतिज्ञ के रूप में केंद्रीय विधान में उन्होंने काम रोको प्रस्ताव लाया था। ठीक है, तो इन्होंने राजनीतिक रूप से काम रोको प्रस्ताव लाया था। बाकी जवाहरलाल नेहरू, कैलाश काटजू और एम.जी. छागला ने पैरवी की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 69 नंबर का है कि भारत छोड़ो आंदोलन में किसके अंतर्गत बलिया में स्वतंत्र सरकार गठन किया गया था? तो चित्तू पांडे थे। सी आंसर सही है, चित्तू पांडे थे। 70 नंबर क्वेश्चन है कि नवीनतम पुरातत्विक खुदाई के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना कृषि साक्ष्य उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कुलडीहवा से, सराय नहर राय से, महादहा से, लहुरा देव से। तो लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। डी आंसर सही है। लहुरा देव से 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व तक के चावल के प्रमाण मिले हैं। 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व तक के साक्ष्य मिले हैं इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 71 नंबर का कह रहा है कि 2-2-2-3 स्टार 4-3-1 में किस न्यूनतम मान को स्टार से बदला जाना चाहिए ताकि वो 9 से विभाजित हो जाए? तो 9 से विभाजन का नियम है कि इस पूरी संख्या को अगर जोड़ देते हैं, अगर 3 से वो विभाजित है तो 9 से विभाजित हो जाएगी। सॉरी, 9 से अगर जोड़ इसका 9 से विभाजित है तो 9 से विभाजित हो जाएगा। तो 9 क्या ऐसे जोड़ें इसमें कि 9 से विभाजित हो जाए? तो 2 + 2 + 3, तो 2 2 4 3 7 हो गया, प्लस स्टार हो गया, प्लस 2 4 3 7 4 11 14 1 15 हो गया। अब ये क्या है यहाँ पे रखें स्टार के यहाँ, अगर हम 15 हो गया 3 रख देते हैं तो ये विभाजित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ 3 रखेंगे टोटल जोड़ 18 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। जब 3 रख देंगे स्टार के यहाँ तो 9 से 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अगर 4 रखते हैं तो 15 4 19 हो जाएगा, नहीं डिवाइड होगा। 5 रखते हैं तो 20 हो जाएगा, तो 9 से डिवाइड नहीं होगा। 6 रखेंगे तो 21 हो जाएगा, तो ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 3 इसका आंसर सही होगा, ए इसका आंसर। ठीक है, कह रहा है 72 नंबर का, यदि निर्माता को 10% थोक व्यापारी को, 15% खुदरा विक्रेता को और 25% लाभ होता है। यदि निर्माता को 10%, थोक व्यापारी को 15% और खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ होता है तो एक टेबल की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए यदि उसके खुदरा मूल्य जो है 1265 रुपया है। तो खुदरा मूल्य 1265 रुपया है। ठीक है, तो 10% किसको लाभ हुआ है? 25% लाभ किसको? खुदरा वाले के हुआ है। तो 125 बटे में 100, ठीक है, इंटू 115 बटे में
100 गुण इंटू 110 बटे में 100 इंटू पी बराबर 1265। ठीक है, तो ये 0 से 1 कट गया। जब इसको काटेंगे 25 दिए 5 दूनी के 10, 5 बचे 25, ये हो जाएगा 20। ठीक है, ये 5 दूनी के 10, 5 दे 15, यहाँ हो गया 20, ये हो गया 22 बटे में 20। ठीक है, तो 25 गुणते 23 गुणते 22 बटे में 20 गुणते 20 गुणते 20। जब इसको हम सॉल्व करते हैं 253 बटे में 160 आ जाता है, बराबर इंटू पी आ गया बराबर 1265। अब पी इक्वल टू निकालना है, तो 1265 बटे में 253 गुणते 160। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 800 आएगा। ठीक है, तो जो P है लागत मूल्य, उत्पादन लागत इसका ज्ञात करना है, तो P इसकी उत्पादन लागत है। तो P कितना आ गया, तो 800 रुपये आ गया। तो B इसका आंसर सही होगा, 800 रुपये आएगा। जब ऐसे लगातार क्रम में दिया हो तो जैसे जैसे हमने इसे गुणा किया है, बस कुछ नहीं करना है। तो 125 का 100 हो गया। सबसे पहले किस खुदरा को मिला, खुदरा का दिया है, इस वजह से पहले शुरू करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसका जो लागत मूल्य है वो P है। ठीक है, तो P इंटू क्या होगा, तो इसको कितना प्रॉफिट हुआ, तो 125 बटे में 100 होगा, इंटू इसको कितना हुआ, तो 115 बटे में 100 होगा, इंटू 110 बटे में 100 होगा, बराबर 1265। जब P का मान हम निकालें तो 800 आ गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2, 4, 8, 16 और 1024 में कुल पदों की संख्या कितनी है। अब कुल पदों की संख्या हमको बतानी है। तो 2 के बाद 4 आया है, 4 के बाद 8 आया है, 8 के बाद 16 आया है। तो 2 गुणते 2 4 हो गया, 4 गुणते 2 8 हो गया, 8 गुणते 2, तो 2 2 का इसमें ये गुणोत्तर श्रेणी का मामला हो गया। तो R इक्वल टू 2 है। ठीक है, n का मान पूछा है हमसे, कितना होगा। ज्यामिति श्रेणी है ये। ठीक है, ज्यामिति अनुक्रम है ये। 2 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद इतना हो गया। तो R इसमें 2 का गैप है R का, तो इसका R हो गया 2। यदि टोटल संख्या मान लेते हैं n है, ठीक है, तब हम कैसे लिख सकते हैं, 2R इंटू 2n-1 बराबर 1024 लिख देते हैं। टोटल पद लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो 2 गुणते 2n कितना दिया हुआ है, तो n हम निकाल लेते हैं। 2n-1 इक्वल टू 1024। तो 2n-1 हो जाएगा 1024 में, अगर हम डिवाइड करते हैं तो 512 आ जाएगा। 2n बराबर हो जाएगा 511, 513 होगा। तो n इक्वल टू, तो इस तरह से नहीं सॉल्व करना है। तो इस तरह से नहीं, फार्मूला गलत लिख दिए हैं। तो इसका फार्मूला होता है टोटल पद इक्वल टू Tn इक्वल टू होता है A की Rn-1 होता है। ठीक है, ये वाला फार्मूला होता है। तो इसमें A दिया हुआ है कितना, 2 दिया है, R हो गया है 4/2 इक्वल टू 2, और Tn दिया हुआ है 1024। ठीक है, तो 1024 इक्वल टू लिखेंगे 2 इंटू R कितना है, 2 है, और 2 की पावर n-1 है। हमको n निकालना है। ठीक है, तो 2 से इधर कर देंगे तो 2 की पावर n-1 इक्वल टू आ जाएगा 512। 2 की पावर n-1, तो 512 में 2 की पावर हम लिख दे सकते हैं इसको 9। 2 की पावर 9 लिखेंगे तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 9 बार करेंगे तो 512 आ जाएगा। ठीक है, तो n-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो गया। क्योंकि जब बेस बराबर होता है तो उसके घात भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो n-1 इक्वल टू 9 हो गया। तो n इक्वल टू 9
इधर जाएगा ये तो +1 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो कितनी संख्या हो जाएंगी? 10 संख्या हो जाएंगी। डी आंसर सही है इसका, 10 संख्या आएंगी। तो टर्म निकालने के लिए फार्मूला याद कर लीजिए, टी एन इक्वल टू होता है a r⁻n-1। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है हल कीजिए, 74 नंबर क्वेश्चन है, इसको हल करना है। ठीक है, तो कैसे हो गए? 30 34 है माइनस 1002 है, बटे में दिया हुआ है 20 इंटू 04। इसको हम लिख सकते हैं, इसको 2004 करना है तो इसको क्या बनाना पड़ेगा? हम इसमें ऊपर हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, 2004 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा, इंटू 100 आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा लगा रहा हूँ, तो 1/2 इंटू 100 हो गया, मतलब 50 हो जाएगा। ठीक, अब 3034 में से अगर हम 50 निकालते हैं तो कितना बचेगा? 2984 बचेगा। ठीक है, तो समझने की कोशिश करिए इसको, ये मेन यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा होगा। तो माइनस हो गया 1002 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको 2004 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ऊपर नीचे हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा, नीचे भी 100 से गुणा करते हैं तो 2004 लिखे हैं। जब इस 100 को गुणा करेंगे तो 2004 हो जाएगा ये। ठीक है, अब 1002 से दो बार में कट जाएगा, और ये 2 से ये कट जाएगा 50। ठीक है, तो अब इसमें से 50 घटा देंगे तो आ जाएगा, तो 1984 इसका आएगा, और 2984 डी आंसर इसका सही होगा। 2984 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आसान है ये। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर का है, कह रहा है कि 2 संबंधी 9 और x संबंधी 18। ठीक है, का मान ज्ञात करना है, तो x का मान हमको बताना है, x का मान कितना होगा। ठीक है, तो 2/9 इक्वल टू x/18, तो 36 9x, तो x इक्वल टू 9 चौक से 4 आ जाएगा, तो ये 4 होगा। सी आंसर इसका सही है। ठीक है, इस तरीके से आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ करना है, ये डबल जो संबंध है ये वाला, इसको इक्वल टू करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे, बटे में करके, तो 4 इसका आंसर आ जाएगा, सी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 24 है, तो सबसे बड़ी संख्याओं को ज्ञात करना है। ठीक है, तो 4 मान लेते हैं, x विषम संख्या है, x+2 है, क्रमागत विषम संख्याओं को पूछा है। ठीक है, तो x अगर विषम संख्या तो x+1 करेंगे तो सम हो जाएगा, तो x+2 हो जाएगा, x+4 हो जाएगा, और x+6 हो जाएगा। यही समझने की ज़रूरत है। अगर इसको 3 मानेंगे, ये वाला x विषम संख्या है, तो अगर इसमें हम 1 जोड़ते हैं तो 4 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, तो इसलिए +2 जोड़े हैं, याद रखिएगा, +2 इसीलिए जोड़ा गया है। तो इनका जो एवरेज है ये 24 के बराबर है। ठीक है, तो ये प्लस कर देंगे बीच बीच में, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 4x होगा, प्लस x 1x 2x 3x। ठीक है, 3x हो गया, प्लस 1 2 3 4x होंगे, प्लस क्या होगा? 2 4 2 6 6 6 12, 4x + 12। ठीक है, बटे में 4 इक्वल टू 24। ठीक है, तो 4 कॉमन कर लेते हैं, तो x + 3 बराबर 24 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 21 हो जाएगा। कैसे कॉमन किए? तो यहाँ से 4 जब कॉमन करेंगे तो x + 4 का भाग देंगे, 3 आ जाएगा यहाँ पे, बटे में 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो डायरेक्ट मैंने कर दिया है, तो 21 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो पूछा है सबसे बड़ी संख्या पूछा है। ठीक है, पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? x है, x+2 है, x+4 है, x+6 सबसे बड़ी संख्या है, तो इसमें 6 और जोड़ देंगे, x इक्वल टू 21 आया, तो x+6 सबसे बड़ी संख्या है, तो 27 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी आंसर इसका सही होगा, यही सबसे बड़ी संख्या है इसकी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 77 नंबर का कि बिंदु P से सचिन दक्षिण की ओर 20 मीटर चलता है। मान लीजिए बिंदु P है, तो सचिन यहाँ दक्षिण की ओर 20 मीटर चलता है और वह बाएं मुड़ जाता है। तो बायां मुड़ता है तो इधर मुड़ गया, बाएं मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है, तो फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर ये चलता है 20 मीटर, फिर बाएं बाएं मुड़ के 20 मीटर चलता है, ठीक है। वो फिर बाएं मुड़ता है और वो फिर बाएं मुड़ के 40 मिनट चलता है। फिर अगर जब बाएं मुड़ेगा तो इधर ही मुड़ेगा और 40 मिनट चलता है। तो 30 है ये और ये 10 है, ठीक है। तब तो टोटल मिला के 40 हो जाएगा। फिर 40 मिनट चलता है और बिंदु क्यू पर पहुंचता है। अब बिंदु पी से क्यू की दूरी 10 मीटर है, बस 10 मीटर पश्चिम है। बी आंसर सही है इसका, 10 मीटर पश्चिम है, क्योंकि ये दक्षिण था, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये ऊपर वाला उत्तर है। तो पी से क्यू की दूरी 10 मीटर है, बस बी आंसर सत्य है। अगला 78 नंबर क्वेश्चन है कि एक निश्चित भाषा को मद्रास को NBESTB लिखा गया है, SBT लिखा गया है, तो कोड बॉम्बे को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो M+N+1 करके N तक पहुंचा है, A+1 करके B तक पहुंचा है और D+1 करके मतलब बस +1 जोड़ा है। तो B के बाद क्या आता है, B+1 करेंगे C आएगा, O+1 करेंगे तो P आएगा, M+N हो जाएगा, B+C आएगा, A के बाद B आएगा, Y के बाद Z आएगा। तो CPNCBZ, CPNCBZ, बी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बी आंसर सही होगा, CPNCBZ, एक्स नहीं होगा जेड होगा, ए आंसर सही होगा इसका, जेड है, जेड इसमें है, ठीक है। ए आंसर सत्य है। अगला है कि रीना की उम्र सुनीता से दुगनी है। तो रीना जो है ये सुनीता है, ठीक है। तो रीना की उम्र जो है दुगनी है सुनीता से। सुनीता की x है तो रीना की हो जाएगी 2x, दुगनी है। 3 वर्ष पहले वह सुनीता से 3 गुनी थी। तो 3 वर्ष पहले जो थी रीना की उम्र सुनीता से 3 गुनी थी। तो 3 साल पहले कह रहा है वो, तो 2x - 3, ठीक है। टू एक्स माइनस 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है, बराबर 3 × x - 3, ठीक है। तो ये 3 गुना थी तो 3 ये लिखे हैं बस, ठीक है। इस x में से 3 जाएगा क्योंकि x वर्ष थी, 2x में से 3 जाएगा, मगर जो सुनीता की 3x थी, 3 वर्ष पहले वह सुनीता से 3 गुनी बड़ी थी। तो सुनीता से 3 गुनी बड़ी है, सुनीता की x - 3 है मगर 3 गुनी बड़ी है इसके, तो दोनों बराबर होगा। तो 2x - 3 बराबर 3x - 3 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x = 6 आ जाएगा। तो पूछ रहा है रीना की उम्र वर्तमान में कितनी है। तो वर्तमान में रीना की उम्र कितनी है, तो सुनीता कितनी है, 6 वर्ष है। तो रीना वर्तमान में कितनी है, 12 वर्ष की है। बी आंसर सही है, रीना जो है 12 वर्ष है, ठीक। कह रहा है कि निम्न श्रृंखला में जो ये प्रश्नवाचक है इस स्थान पे क्या आएगा। तो 6 के बाद 11 आया है, 11 के बाद 21 आया है, 21 के बाद 36 है, 36 के बाद 56 है। तो पैटर्न क्या कह रहा है, तो 6 में +5 जोड़े हैं तो आ गया है, 6 में +5 जोड़े तो 11 आ गया है। अब 11 में 10 जोड़े हैं तो 21 आ गया है। 21 में हम 15 जोड़े हैं तो 36 आया है। 36 में हम 20 जोड़े हैं तो 56 आया है। अब 56 में हम 25 जोड़ेंगे तो 81 आ जाएगा। बी आंसर इसका सही है, ठीक है। 5 बस बढ़ा रहे हैं इसमें, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तो सूची 1 को, एक ऐसी नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है। सूची 1 कह रहा है कि राजा राम मोहन राय, सोम प्रकाश, ईश्वरचंद्र विद्यासागर संवाद कौमुदी, हरिश्चंद्र मुखर्जी केसरी और बाल गंगाधर तिलक हिंदू पैट्रियट। तो कौन क्या लिखा है इसको बताना है। ये समाचार पत्र हैं या इनके द्वारा पत्रिका जो प्रकाशित की गई वो है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, कई बार ये पूछता है।
तो राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी निकाला था, 2 हो गया। ठीक है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने हिंदू पैट्रियट निकाला था। ठीक है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर हिंदू पैट्रियट नहीं निकाले थे, सोम प्रकाश निकाले थे, 1 हो गया। और हरिश्चंद्र मुखर्जी जो थे वो हिंदू पैट्रियट निकाले थे, तो 4 हो गया। और बाल गंगाधर तिलक का केसरी सब जानते हैं, 3 हो गया। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 बी आंसर सही है इसका, 2 1 4 3 है, याद रखिएगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। 82 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो लॉर्ड लिटन के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, रिपन के समय इलवर्ट बिल आया था, डलहौजी के समय रॉलेट एक्ट, और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय स्तंभदारी व्यवस्था। तो डलहौजी के समय रॉलेट एक्ट नहीं आया था, रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। उसमें मार्ले मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड जो थे वो था। सी इसका आंसर सही, यही सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा ये पूछता है। तो लॉर्ड लिटन के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में। ठीक है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में यही था कि जो लोकल भाषा के पेपर थे उन्हीं पे प्रतिबंध लगाया गया था। रिपन जो था इलवर्ट बिल आया था, इलवर्ट बिल 1883 में आया था, जिसके बाद ही इलवर्ट बिल आया था। ये काफ़ी विवादित बिल था। इलवर्ट बिल पूछता है कि इलवर्ट बिल क्या था। तो यूरोपीय अपराधियों को भारतीय जज जो थे उनका केस की सुनवाई नहीं कर सकते थे, तो वही इलवर्ट बिल था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्तंभदारी व्यवस्था लाया था। ठीक है, सी आंसर सही है। अगला है, पूछ रहा है घटनाओं विचार करना है। तो हंटर कमीशन का गठन 1927 में किया गया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो की गई थी 1700, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी 1887 में की गई थी। ठीक है। और हंटर कमीशन नहीं आया था यार, हंटर कमीशन नहीं था ये, मैं साइमन कमीशन लिख दिया हूँ 1927। हंटर कमीशन जो था भारतीय शिक्षा के विषय में 1882 में आया था ये हंटर कमीशन, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई थी। डूरंड रेखा का जो निर्धारण हुआ था 1893 में हुआ था, 1893। और सांप्रदायिक निर्णय जो आया था, सांप्रदायिक पंचाट जो इसको कहते हैं, वो 1932 में आया था। ठीक है। और कभी कभी पूछता है कि डूरंड रेखा किसके किसके बीच है। तो अफगानिस्तान के बीच में है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा। तो 1893 में ही हो गया था। तो सबसे लास्ट में 4 होगा, तो सबसे लास्ट में 4 पहले में ही है, तो ए इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। 82 में का ए ठीक है, सॉरी 83 में का ए सही है। सबसे पहले 1 होगा 1882 में, फिर से 1887, 2, फिर 3 4। ठीक है, ए आंसर सही है, सब सही सुमेलित था। अगला है, निम्नलिखित में से प्रताप पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। तो इम्पोर्टेंट है प्रताप, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, फिरोज शाह मेहता ने किया, गणेश शंकर विद्यार्थी और मदन मोहन मालवीय। तो प्रताप का जो संपादन था जो गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया था, सी आंसर सही है। कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी प्रकाशित करते थे, साप्ताहिक पत्रिका थी ये थी। ठीक है, जिसमें पीड़ित किसानों के लिए था, मिल मजदूरों तथा दलित गरीबों को पीड़ा को उजागर करने का काम इसमें करते थे। ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी। तो निम्नलिखित में से सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी। तो क्लेमेंट एंटली, रेमजे मैकडोनाल्ड, विंस्टन चर्चिल, रॉबर्ट सेसिल। तो मैकडोनाल्ड ने की थी, मैकडोनाल्ड, बी आंसर सही है। ठीक है, 1932 में किया था। तो इसमें क्या था, तो इसमें दलितों को भी उसने अलग से निर्वाचन क्षेत्र दे दिया था। तो ये थोड़ा मामला था इसका, गांधी जी ने इसके बाद ही पूना पैक्ट साइन करा था। 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूना सार्वजनिक सभा नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना किसने की थी। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी ये। तो एम.जी. रन्नाडे, दादा भाई नौरोजी, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय। तो एम.जी. रन्नाडे ने की थी, ए आंसर सही है। 1882 में इसको किया था इन्होंने। ठीक है, सॉरी पूना 1870 है,
1870 में किया था, 82 में नहीं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात में खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया था? तो हम सबसे पहले था 1917 में क्या था, जो बिहार में हुआ था, क्या नाम है उसका, चंपारण। ठीक है, 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। ठीक है, और 1917 में ही चंपारण के साथ साथ वो भी किया था इन्होंने गुजरात में खेड़ा में। ठीक है, तो ये आंसर इसका सही है। तो भारत में आने के बाद गांधी जी ने सत्याग्रह सबसे पहले चंपारण 1917 में चलाया था। इसके बाद उन्होंने गुजरात में के ज़िले में इसको खेड़ा में इसको संपन्न किया। 88 है 1993 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघीय राज्य व्यवस्था के तहत द्विसदनीय विधायिका के उच्च सदन के लिए सांप्रदायिक आधार पर कितने सदस्यों का चुनाव किया जाना था? ठीक है, तो 1935 का जब भारत सरकार अधिनियम प्रस्तावित किया गया था तो उसमें संघीय ढांचा की व्यवस्था की गई थी। इसके तहत द्विसदनीय विधायिका जो बनाई थी तो उच्च सदन में उसके सांप्रदायिक आधार पर कितने सदस्यों का चुनाव करना था? तो 156, 150, 104 है और 125 है, तो ये 150 लोगों का चुनाव करना था। बी आंसर इसका सही है, 150 लोगों का चुनाव करना था इसमें सांप्रदायिक आधार पे। अगला है निम्नलिखित में से हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो भीकाजी कामत ही नहीं, जे.आर.डी. टाटा था, दादा भाई नौरोजी थे, दिनेश एडुजली वाचा थे, तो दादा भाई नौरोजी थे इसमें। सी आंसर सही है, दादा भाई नौरोजी सबसे पहले चुने जाने वाले सदस्य थे, भारतीय थे जिन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य बने थे। तो 1892 से 1895 तक ये हाउस में रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पवनार आश्रम निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता से संबंधित है? तो पवनार जो आश्रम है महात्मा गांधी से, विनोबा भावे से, राजा राम मोहन राय, आचार्य जे.बी. कृपलानी से। तो पवनार आश्रम जो है विनोबा भावे से संबंधित है। तो भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे जी का पवनार आश्रम स्थापित किया था और यहीं से इन्होंने ये बात की थी। तो विनोबा जी ने महिलाओं के लिए खास तौर पर आश्रम यह बनवाया था। ठीक है, अगला है कांग्रेस वास्तव में बिना हथियारों के गृह युद्ध में है। कांग्रेस वास्तव में बिना हथियारों के गृह युद्ध में है। कांग्रेस के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, सर सैयद अहमद खान। तो सर सैयद अहमद खान ही कहे थे, ये डी आंसर सही है। ये कांग्रेस के बहुत बड़े विरोधी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी 1838, 1923, 1926, 1857। तो 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा इसको। जमींदार एसोसिएशन कहते थे इसको, जमींदार एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के निम्नलिखित में से कौन लेखक थे? तो वल्लभ भाई पटेल, बी.आर. सावरकर, मंगल पांडे, एच.पी. चट्टोपाध्याय। तो वीर सावरकर थे, बी आंसर सही है 93 का, वीर सावरकर थे ये। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा समिति आयोग शिक्षा से संबंधित थे? तो शिक्षा से संबंधित कौन कौन आयोग थे इसमें? तो सार्जेंट आयोग जो था शिक्षा से संबंधित था पहला, मैकडोनाल्ड कमीशन शिक्षा से नहीं था, फ्रेजर कमीशन भी शिक्षा से नहीं था, हार्टोग समिति ये शिक्षा से संबंधित थी। ठीक है, तो इसका डी आंसर सही है। 1 और 4 जो थी वो शिक्षा से संबंधित थी। ठीक है, तो वर्धा योजना भी एक शिक्षा से संबंधित थी, सार्जेंट योजना, राधाकृष्ण आयोग, ये सब जो थे इसी से संबंधित है। हंटर कमीशन भी शिक्षा से संबंधित था।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो यंग इंडिया है, हरिजन है, इंडियन ओपिनियन भी नहीं का था, सत्याग्रह भी नहीं का था, सत्याग्रह इनका नहीं था, ये सत्याग्रह नहीं था इनका, और नवजीवन भी नहीं का था। तो 1 2 4 5 1 2 4 5 सी आंसर इसका सही है। तो गांधी जी ने गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में हरिजन सहित कई समाचार पत्रों का संपादन किया था, जिसमें इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया जो थे अंग्रेजी में थे, और नवजीवन गुजराती में था, गुजराती और हिंदी दोनों में था ये, ठीक है। तो यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, हरिजन और नवजीवन, ये 4 जो थे महात्मा गांधी जी के थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जानकारी की सहायता से भारत के प्रसिद्ध वायसराय को पहचानिए। तो इन्होंने इल्वर्ट बिल पेश किया था, तो 1880 से लेके ये 1884 तक रहे थे भारत के वायसराय। लॉर्ड रिपन इल्वर्ट बिल के समय थे, याद रखिए, लॉर्ड रिपन इल्वर्ट बिल के समय थे। उन्होंने अस्थायी स्वशासन का प्रस्ताव पारित किया था लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। उन्हें शैक्षिक सुधार के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति इन्होंने ही की थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये रिपन के बारे में। तो 1 2 3 तीनों ही रिपन के बारे में है, ठीक है। तो कूट दिया है कि कौन है इसमें, तो लॉर्ड मेयो है, लॉर्ड लिटन है, लॉर्ड डफरिन है, लॉर्ड रिपन है। तो लॉर्ड रिपन थे, डी आंसर इसका सही है 96 का, ठीक है। तो याद रखिएगा ये। इनके समय प्रथम कारखाना अधिनियम भी आया था 1821 में। सिविल सेवा प्रवेश के लिए एक बार पुनः जो बढ़ाकर 21 वर्ष की कर दी गई थी आयु के, इन्हीं के समय हंटर कमीशन आया ही था। स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव भी इन्होंने 1882 में लाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 में आया था। तो काफ़ी घटनाएं इनके साथ हुई थी इनके समय में। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इंडियन होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष थे और 28 अप्रैल 1916 को अस्तित्व में आया था? निम्नलिखित में से कौन इंडियन होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष थे जो 28 अप्रैल 1916 को अस्तित्व में आया था? तो NC केलकर, GS खारपड़े, BS मुंजे, जोसेफ बैप्तिस्ता, कौन थे ये? तो जोसेफ बैप्तिस्ता थे, ये डी आंसर इसका सही है, ठीक है। तो 1915 से 1916 में एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी, और उन्होंने भारतीय स्वशासन प्राप्त करने के लिए लक्ष्य को साझा किया था, ठीक है। तो उसमें जोसेफ बैप्तिस्ता थे, उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग में विचार करना है। तो पहला है कि प्रार्थना समाज है, आत्मारंग पांडुरंग द्वारा स्थापित किया गया था। तो क्या करना, उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो पहला ठीक है इसमें। दूसरा है सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित किया गया था, ये भी ठीक है। आर्य समाज जो है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो कौन सा सही है? तो तीनों ही सत्य तो है इसमें, डी आंसर सही है, तीनों ही सत्य है, ठीक है। 99 है कि महात्मा गांधी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो पहला, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। तो पहली बार इससे पहले कई बार गिरफ्तार हो चुके थे, पहला गलत है। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में कभी गिरफ्तार नहीं किया गया, तो ये भी गलत है। दोनों ही इसका गलत है, डी आंसर सही है, दोनों ही गलत है। भारत में महात्मा गांधी को पहली बार गिरफ्तार 1919 में कर लिया गया था, पलवल वर्तमान हरियाणा में, ठीक है। और महात्मा गांधी को पहली बार गिरफ्तारी दक्षिण अफ्रीका में 10 जनवरी 1908 को उनको किया गया था। 100वां क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए कौन से अधिनियम का प्रावधान किया गया था? तो 1919 में, 1935 में, 1947 में, किस में किया गया था बताइए? तो 1935 के अधिनियम में किया गया था, बी आंसर सही है, ठीक है। तो RBI अधिनियम 1935 1936 से काम करना शुरू कर दिया था। तो अगला क्वेश्चन है, तो 101 नंबर क्वेश्चन है कि वायसराय लॉर्ड हेस्टिंग के न्यायिक सुधार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो लॉर्ड हेस्टिंग के
पहला कि हर थाने में मुंसिफ की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है। और सन 1821 में मुंसिफ को 150 रुपये तक के मामले की सुनवाई करने की अनुमति थी। और 1818 में मजिस्ट्रेट को 2 साल तक के श्रम के साथ कारावास की सज़ा देने का अधिकार था। ठीक है। तो इसमें तीनों ही दिया गया था, इन्होंने सुधार किया था। डी आंसर सही है। सही बताना है तो तीनों ही सत्य है इसमें। ठीक है, डी आंसर सही है। अगला है, चार्ल्स मेटकाफ को प्रेस का मुक्तिदाता क्यों कहा जाता है? 1810 में लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट को निरस्त करने के लिए, 1815 में प्रेस एक्ट को निरस्त करने के लिए, या 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट को निरस्त करने के लिए और 1830 में प्रेस एक्ट को निरस्त करने के लिए। तो किसके लिए इनको मुक्तिदाता कहा जाता है? तो 1823 का जो लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट को निरस्त करने के लिए इनको, चार्ल्स मेटकाफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है। तो जॉन एडम्स ने 1823 में लाइसेंसिंग विनियम अधिनियम पेश किया था। ठीक है। अधिनियम द्वारा उद्देश्य अनिवार्य लाइसेंसिंग को शुरू करके भारतीय समाचार पत्रों को दबाना था, मगर चार्ल्स मेटकाफ ने 1835 में अधिनियम को निरस्त कर दिया और द लिबरेटर ऑफ प्रेस की उपाधि लाया था। ठीक है। तो इन्होंने, मेटकाफ ने 1835 में इसको निरस्त किया था। ठीक है। इस वाले जो सी वाला लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट को निरस्त कर दिया था। ठीक। 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी? तो 1858 में भारत का सरकार अधिनियम पारित हुआ। ठीक है। नील विद्रोह इसी के समय हुआ था, 1857 में। ठीक है। 1857 में हुआ था, 57 के बाद हुआ था 1859 में। 1861 का भारतीय परिषद नियम पारित हुआ। उत्तर पश्चिमी प्रांत में अकाल पड़ा और प्रथम ये वायसराय था। ठीक है। ठीक। तो इसका सभी सही है, डी आंसर सत्य है। सभी घटनाएं इसी के समय घटी थी। ठीक है, चारों सही है इसका। अगला, निम्नलिखित वायसराय में उसकी नियुक्ति का कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है। तो लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन। तो इनका जो है, जो शासनकाल है, लॉर्ड रिपन का 1880 में आए थे। लॉर्ड रिपन कई बार देखिए। डफरिन जो था, डफरिन 1884 से 88 तक रहा था। ठीक है। लॉर्ड एल्गिन जो था 1894 से 99 में। ठीक है। लॉर्ड लैंसडाउन जो था 1888 से 94 तक था। ठीक है। तो सबसे पहले रिपन आए थे, फिर डफरिन आया, तो मतलब 3 आया, फिर से 4 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया। तो 3 4 1 2 इसका सही आंसर है। 3 4 1 2, 3 4 1 2 बी आंसर सही है इसका, 3 4 1 2। ठीक है। अगला 105 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड रीडिंग के वायसराय के काल के दौरान हुई थी? तो लॉर्ड रीडिंग के समय क्या की घटनाएं हुई थी? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो विश्व भारती जो विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में हुई थी। ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था, काकोरी षड्यंत्र 1925 में हुआ था। तो लॉर्ड रीडिंग के समय पूछ रहा है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो हुई थी, कब हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में 1925 में हुई थी। ठीक है। CR दास की जो मृत्यु हुई थी, ये भी 1925 में हुई थी। ठीक है। तो पूछ रहा है कि कौन सा इनके काल में लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ? तो लॉर्ड रीडिंग के समय चारों चीज़ हुआ था। डी आंसर सही है। लॉर्ड रीडिंग के समय ये चारों बातें हुई थी। 1925 21 से लेकर 25 के बीच में सारा मामला हुआ था। ठीक है। अगला 106 नंबर का क्वेश्चन, जब कांग्रेस के स्वयं सेवकों ने धरसना नामक डिपो पर छापा मारा तब महात्मा गांधी किस जेल में बंद थे? तो जब कांग्रेस के स्वयं सेवकों ने धरसना नामक डिपो पर छापा मारा था तब महात्मा गांधी जी किस जेल में बंद थे?
तो अहमदनगर फोर्ट जेल में, साबरमती जेल में, आगा खां पैलेस पूना में, यरवदा जेल में। तो अहमदनगर फोर्ट में बंद थे, ए आंसर सही है, अहमदनगर में थे। अगला है 107 नंबर का कि भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से कौन सा संयुक्त अस्तित्व की योजना के साथ आगे आया था। तो भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से कौन सा संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व की योजना के साथ आगे आया था। बंगाल, पंजाब, असम, बिहार। तो कौन आगे आया था कि हम स्वतंत्र रहेंगे, तो पंजाब आया था, बी आंसर सही है। ठीक है, ब्रिटिश भारत का पंजाब एकजुट और स्वतंत्र अस्तित्व की योजना के साथ आगे आया। ठीक, 108 नंबर क्वेश्चन है, 17 नवंबर 1932 से 24 नवंबर 1932 के बीच 3 गोलमेज सम्मेलन हुए में किस पार्टी या पार्टियों ने भाग लिया था। तो ब्रिटिश लेबर पार्टी, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो के बीच तीसरे गोलमेज सम्मेलन में। तो 1732 के बीच तीसरे गोलमेज सम्मेलन में किस पार्टी ने भाग लिया था। तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन की बात कर रहा है, दूसरे में कांग्रेस ने भाग लिया था, तीसरे में शायद नहीं लिया था। तो बी आंसर सही है कि मुस्लिम लीग ने भाग लिया था तीसरे में। 108 का बी आंसर सही है। अगला है 109 नंबर का कि निम्नलिखित में से इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, बी आंसर सही है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी 1876 में। ठीक है, 1876 में की थी। ये प्रथम भारतीय जो सिविल सर्विस के निकाले थे और इनको भी निकाल दिया गया था सिविल सर्विस से, इनके पे आरोप लगाकर हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर का कि बम और पिस्तौल क्रांति नहीं करती हैं। क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है ये बात कि बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं होती। सुभाष चंद्र बोस हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, लाला लाजपत राय, भगत सिंह। तो ये भगत सिंह ने बोला था, डी आंसर सही है कि बम और पिस्तौल क्रांति नहीं करते, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। अगला है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे वो मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य विनोबा भावे। तो विनोबा भावे जी थे, डी आंसर सही है, आचार्य विनोबा भावे जी थे। 1940 17 अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू हुआ था, अक्टूबर है 1940 में। ठीक है, अगला है अरविंदो को निम्नलिखित में से किस आरोप के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। तो अरविंदो को अलीपुर बम केस में, काकोरी में, लाहौर साजिश में, कोल्हापुर बम में। तो उनको अलीपुर बम केस में गिरफ्तार किया गया था अरविंदो को, ए आंसर इसका सही है। ठीक है, 1908 में अलीपुर में बम कांड के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था इनको। इस मुकदमे में उन्हें बरी कर दिया गया और उन्होंने सब कुछ छोड़ के जाके संन्यास धारण कर लिया छूटने के बाद। स्वदेशी आंदोलन भारत में निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन, रॉलेट एक्ट, गांधी का चंपारण सत्याग्रह, 1919-1922 का पहला असहयोग आंदोलन। तो बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ था, ए आंसर सही है, 1905 में। 114 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1880 के दशक की शुरुआत में आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। तो रमाबाई रनाडे, पंडित रामाबाई, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। तो आर्य महिला समाज की जो स्थापना की थी 1880 के आसपास में, तो पंडित रमाबाई ने की थी, बी आंसर सही है, पंडित रमाबाई। अगला 115 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे है। नील की खेती से, प्लेग बीमारी से, मिल मालिकों से, जमीन का ताज़ा आकलन से। तो तिनकठिया प्रथा नील की खेती से, ए आंसर सही है, नील की खेती से संबंधित था चंपारण सत्याग्रह। 116 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं जाता।
वर्मा विलय, मैसूर का विलय, सतारा का विलय, पंजाब का विलय, तो कौन सा वो नहीं किया था, इसको बताना है आपको। तो वो मैसूर का विलय नहीं किया था, मैसूर का विलय 1799 के समय ही हो गया था। तो ये 1840 के समय आया था ये, ठीक है। तो बी आंसर सत्य है इसका। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1921 की जो घटना है, भारत में पहली कपास मिल कताई मिल, भारत में पहली कपास मिल कताई मिल के रूप में निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित की गई थी, बताना है आपको। तो कलकत्ता में, बॉम्बे में, दिल्ली में, मद्रास में। तो कपास की खेती कलकत्ता के आसपास, वो बॉम्बे के आसपास होती है, तो बॉम्बे में ही होगा, बी आंसर सही है, ठीक है। तो ये पूछता है क्रोनोलॉजी, तो कब इसका कब हुआ था, तो 1854 के आसपास भारत में पहली कपड़ा मिल को जो है एस्टेब्लिश हो गई थी, ठीक है। अगला है 118 नंबर क्वेश्चन है कि 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो नरेंद्र मंडल, याद रखिएगा, कोई पूछ सकता है। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड कर्जन तो था ही नहीं, ड्यूक ऑफ कनॉट, लॉर्ड बेलेस्ली, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, तो किसने किया था ये, तो ड्यूक ऑफ कनॉट ने किया था। तो यह एक शाही उद्घोषणा था कि 8 फरवरी 1921 के चैम्बर ऑफ जो प्रिंसेस के स्थापना की गई। उद्घाटन समारोह में महामहिम राजा की ओर से लाल किले के दीवान दियाने आम में सम्राट ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा इसको किया गया था, ठीक है। 119 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कामागाटा मारू क्या था। एक जहाज है, एक बंदरगाह है, एक सेना है, एक औद्योगिक टाउनशिप है। तो कामागाटा मारू एक जहाज था, ठीक है, और 1914 में यह हांगकांग से वैंकूवर तक आर्थिक प्रवासियों को लेकर गया था। भारत में रहने की स्थिति को पसंद नहीं करते थे, जो भारत में अपनी रहने की स्थिति को पसंद नहीं करते थे। हालांकि अधिकांश यात्री को कनाडा में उतरने की अनुमति नहीं दी गई इसमें, और उनको मजबूरन वापस लौटना पड़ा। तो कामागाटा मारू एक जहाज था। 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, अली ब्रदर्स, तो किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो अली ब्रदर्स द्वारा खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था, डी आंसर सही है। तो खिलाफत आंदोलन जो था 1919 जनवरी से 1921 फरवरी तक यह चला था, खिलाफत आंदोलन, ठीक है। तो खिलाफत समिति का गठन इसमें किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। तो खिलाफत का उद्देश्य मेन था कि तुर्की का जो खलीफा पद था को पुनः स्थापित किया जाए और उनको समर्थन देना था, ठीक है। ऐसे में जो मोहनदास करमचंद गांधी जी थे, खिलाफत को समर्थन देना मुस्लिमों को उनके साथ असहयोग आंदोलन में जोड़ देगा, ये सोचकर उन्होंने सहयोग में साथ दिया था, ठीक है। अगला है दिसंबर 2022 में, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन फिर से आ गया है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स का है, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। तो ये भी करंट अफेयर्स है, ये भी करंट अफेयर्स है, 2022 का, काफ़ी पुराना है ये। तो हम ट्रेडिशनल वर्ड देख लेते हैं, बाकी जो करंट अफेयर्स है उसको छोड़ देते हैं, ये सब करंट अफेयर्स है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।